इसलिए वो बिजली की रफ्तार से यूनटियान सेट की तरफ निकल के आया था, जबकि ज़ेंग बाई ने भी यूनटियान सेट में पहुंचते हुए वहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर दी थी। लेकिन जब वो मिस मूवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वांग लिन वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेते हुए आ पहुंचा था, जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यूनटियान सेट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग लिन की वर्निंग सोल्स ने बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए एक ही झटके में ज़ेंग बाई के सभी पॉइजनस इंसेक्ट को खत्म कर दिया था। वहीं वांग लिन के उस खतरनाक रूप को देखकर ज़ेंग बाई भी वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, ज़ेंग ली आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब ये सुनकर तो वहाँ पे मिस मूवन के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका ग्रैंड मास्टर ही ज़ेंग ली है, जिसके चर्चे पूरे सुजाकू प्लेनेट में फैले हुए हैं। जबकि वांग लिन की हकीकत जानकर तो हम देखते हैं कि ज़ेंग बाई ने भी डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर दिया था। लेकिन वांग लिन ने वहाँ पे अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर निकाल कर पीछे से ही ज़ेंग बाई के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करते हुए उसे वहाँ पे काफी ज्यादा घायल कर दिया था, जिसके चलते तो वहाँ पे ज़ेंग बाई के मुंह से खून भी निकलने लगा था। और वांग लिन तो अब उसे वहाँ पे कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी लाइफ एंड डेथ डोमेन का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोल को वहाँ पे टॉर्चर करने लगा था। ये देखकर ज़ेंग बाई भी वहाँ पे अपना ट्रम्प कार्ड चलते हुए खुद को एक डिमोनिक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म करवा लेता है, जिसके चलते बेचारे ज़ेंग बाई को वहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि अपनी इस नई पावर के चलते वो ज़ेंग ली का मुकाबला कर पाएगा। लेकिन उसकी ये गलतफहमी तब दूर हो जाती है जब वांग लिन ने अपनी लाइफ एंड डेथ के सेकंड लेयर को एक्टिवेट करते हुए ज़ेंग बाई की बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी सोल को हमेशा हमेशा के लिए अपनी इस पेंटिंग के अंदर ही ट्रैप कर दिया था। यानी कि अब बेचारा ज़ेंग बाई दोबारा जन्म भी नहीं ले सकता था, और यही थी उसके लिए सबसे बड़ी सजा, जो देखकर तो किसी को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो पा रहा था कि वांग लिन ने इतनी आसानी के साथ ज़ेंग बाई जैसे खतरनाक दुश्मन को खत्म कर दिया। लेकिन इस बीच मूवमेंट जिसकी हालत वहाँ पे और भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, वो अचानक ही वहाँ पे बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। लेकिन वो वहाँ पे नीचे गिर पाती है उससे पहले ही हम देखते हैं कि वांग लिन उसे सहारा देते हुए एक रूम के अंदर आ गया था, जहाँ पे आते साथ ही वांग लिन ने अपने गॉड स्पिरिचुअल स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए उसके चारों तरफ एक लाइफ सेव इंफॉर्मेशन को बना दिया था। और उस लाइफ सेव इंफॉर्मेशन की वजह से मिस मूवन को देखते ही देखते थोड़ी ही देर में होश आ गया था, जहाँ होश में आते साथ ही वो वहाँ पे वांग लिन से सिर्फ एक ही बात कहती है कि अब मुझे दोबारा कभी भी छोड़कर मत जाना, जिसके लिए तो वांग लिन भी वहाँ पे मान चुका था। जबकि वांग लिन को मास्टर सोंग और मास्टर लूफी से ये भी पता चल गया था कि ये सब मिस मूवन के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नेसेंस ओरिएला में ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही, और हर बार जब वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करती है तो उसका लाइफ स्पैन और भी ज्यादा कम हो जाता है। जो सुनकर वांग लिन भी वहाँ पे समझ चुका था कि मूवन को बचाने का बस एक ही रास्ता है, उसे किसी भी हालत में मूवन का ब्रेक थ्रू करवाना होगा। जबकि वांग लिन ने वहाँ पे अनाउंस करते हुए उन सभी से भी कह दिया था कि मैं ज़ेंग ली हूँ, इसके बारे में कभी भी किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद वो मिस मूवन को लेकर आइस कोल्ड लैंड में आ गया था, जहाँ पे उसने जाओ जी की आइस पकोडा टावर का इस्तेमाल करते हुए मिस मूवन को सोल पावर प्रोवाइड करना शुरू कर दी थी, जिसके चलते तो मिस मूवन को भी दोबारा से वहाँ पे होश आ गया था। और होश में आते ही वो जल्दी से इमोशनल होते हुए दोबारा वांग लिन से मिलने के लिए आ जाती है, जहाँ वांग लिन भी उसे अपने साथ बिठाकर उसे अपनी मोटर रियलम की जर्नी के बारे में बताने लगा था, और साथ साथ उसे मोटर पकोडा टावर की एनर्जी लगातार मिस मूवन की बॉडी के अंदर जा रही थी। तभी मिस मूवन वहाँ पे अपने पास से यूनटियान सेट के मास्टर्स के सोल बलर्स को बाहर निकालकर उन्हें वहाँ पे वांग लिन को देते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें वापस उनके हवाले कर दो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मर जाती हूँ तो वो बेचारे सभी लोग खामखा ही मेरे साथ मारे जाएंगे। अब ये मरने वाली बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वांग लिन ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे हक कर लिया था, और वहाँ पे चिल्लाते हुए उसे कहने लगा था कि नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। और वांग लिन के इतने ज्यादा प्यार को देखकर तो मिस मूवन की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। जबकि वांग लिन को वहाँ पे तलाश थी एक 6 ग्रेड की पिल की, जो कि अभी के लिए मिस मूवन की जान बचा सकती थी, और वो पिल आज से पूरे 7 दिनों बाद डिमोनिक कल्टीवेशन सी के अंदर ऑक्शन होने वाली थी, जिसका कार्ड भी लाकर मास्टर सोंग ने वांग लिन को दे दिया था। जो देखकर तो वांग लिन ने भी वहाँ पे खुश होते हुए मास्टर सोंग और मास्टर लूफी दोनों को वहाँ पे अपने मोटल पकोडा टावर के 3rd फ्लोर के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए भेज दिया था, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस करके वो अपने आगे का ब्रेक थ्रू कर सकते थे। हालांकि उस पिल को हासिल करने के लिए वांग लिन डिमोनिक सी के अंदर अकेला जाना चाहता था, लेकिन मिस मूवन ने तो वहाँ पे जिद लगा दी थी कि अब वो दोबारा वांग लिन से दूर नहीं होना चाहती, और मिस मूवन की जिद के सामने वांग लिन को भी अपनी हार माननी पड़ती है। जिसके बाद वो दोनों ही अपनी मस्कीटो फ्लाइंग बीच से होते हुए डिमोनिक सी की तरफ ही रवाना हो चुके थे। और सबसे पहले तो वो दोनों वहाँ पे अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए उसी केव में जाते हैं जहाँ पे पहली बार उन दोनों की मुलाकात हुई थी, और उसके बाद तो उन दोनों को वहाँ पे अपनी हर एक पुरानी याद आने लगी थी, जिन्हें याद करते हुए वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। उसके बाद वो अगले कुछ दिन लगातार उसी जगह पे गुजारते हैं, और ये पिछले 1000 साल में पहली बार ऐसा हो रहा था जब वांग लिन को इतनी ज्यादा खुशी मिल रही थी। उसने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि उसके माता पिता के जाने के बाद वो दोबारा कभी इतना ज्यादा खुश हो पाएगा, और ये जिंदगी उन दोनों के लिए इतनी हसीन थी कि वो दोनों ही अपने मन ही मन में दुआ करते हुए कहने लगे थे कि काश वो दोनों हमेशा ही ऐसे यहाँ पे रह पाते। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब कुछ हमेशा ठीक नहीं रहता, इसलिए मिस मूवन का इलाज करने के लिए उन दोनों को मजबूरन वहाँ से जाते हुए उस ऑक्शन में जाना पड़ता है जहाँ पे वांग लिन को 6 ग्रेड की पिल मिलने वाली थी। उसके बाद हमें डायरेक्ट वहाँ पे उसी ऑक्शन हाउस का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग लिन, मिस मूवन, मास्टर सोंग और मास्टर लूफी चारों ने ही वहाँ पे अपने अपनी आइडेंटिटी को छुपा रखा था। और जैसे जैसे वांग लिन वहाँ पे उस ऑक्शन हाउस के अंदर आ रहा था, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक आइसी ऑरा फैलने लगा था, जिसे देखकर तो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा चुके थे। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि उस ऑक्शन हाउस का एक टेनेंट वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ है वांग लिन और उसके दोस्तों को लेकर एक रूम
रूम के अंदर आ गया था और वहाँ पे उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त मास्टर क्यू के साथ भी हो जाती है, जो कि वांग लिन को सोल फॉर्मेशन रियल में देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। खैर उसके बाद मास्टर सैंडियन जो कि उस ऑक्शन हाउस का ओनर था, वो जल्दी से वहाँ पे आते हुए उस ऑक्शन को स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे आने वाले अपने सभी मेहमानों को तहे दिल से स्वागत करता है। वही ये मास्टर सैंडियन भी वही इंसान था जिसने आज से 200 साल पहले वांग लिन के रास्ते में आने की कोशिश की थी, और क्योंकि उस समय वांग लिन उतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, इसलिए वो उस समय मास्टर सैंडियन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। अब जैसे ही वहाँ पे वांग लिन और मास्टर सैंडियन की नजरें आपस में मिलती हैं, तो मास्टर सैंडियन भी वांग लिन को देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था और वो खुद वहाँ पे वांग लिन के पास आकर अपनी पुरानी गलती के लिए उससे माफी भी मांगने लगा था, जिस पे वांग लिन उससे वहाँ पे ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता। खैर उसके बाद देखते ही देखते वहाँ पे 6 ग्रेड वाली पिल रेसिपी की ऑक्शन वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी, जिसकी कीमत को 10,000 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन से स्टार्ट किया जाता है, जिसकी बोली वांग लिन वहाँ पे 20,000 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स लगाता है। लेकिन वहाँ पे एक और भी सोल फॉर्मेशन रियलम का मास्टर आया हुआ था, जो कि वहाँ पे उस रेसिपी की 30,000 बोली लगाकर उसे वहाँ पे खरीद लेता है, जिसे खरीदने के बाद वो तेजी से वहाँ से निकल गया था। हालांकि वांग लिन अगर वहाँ पे चाहता तो अपने सेलेस्टियल जेट का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उसे खरीद सकता था, लेकिन ऐसा करने से उसकी जंगली वाली आइडेंटिटी सबके सामने आ जाती, जिसे अभी के लिए तो वांग लिन बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करना चाहता था। इसलिए वांग लिन वहाँ पे सोल फॉर्मेशन मास्टर के पीछे निकल जाता है, जिसके साथ हिंजी नाम की एक छोटी सी लड़की भी मौजूद थी, जो कि मिस्टीरियस क्लाउड सेक्ट से बिलोंग करती थी। असल में उसने यह सब जानबूझकर वांग लिन से मिलने के लिए किया था। वो वांग लिन से चाहती थी कि वो इमोर्टल रियलम में जाकर उसका पिता, जो कि 20 साल पहले ही वहाँ पे मारा गया था, उसकी डेड बॉडी वापस लेकर आए, जिसपे वांग लिन भी वहाँ पे उस 6 ग्रेड की रेसिपी को कॉपी करने के बाद वो रेसिपी उसे वहाँ पे वापस करते हुए कहता है कि अभी मेरे पास इन बातों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, और उसकी रेसिपी को कॉपी करने के बदले में वांग लिन ने उसे वहाँ पे 20,000 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स भी दे दिए थे। खैर उसके बाद वांग लिन सीधा वहाँ से अपने आइस पकोडा टावर में वापस आ गया था, जहाँ पे 6 ग्रेड की रिटर्निंग ओरिजिन पिल को रिफाइन करने के लिए उसने वहाँ पे ओ यंग जी को भी बुला लिया था, जो कि पिल रिफाइनिंग में काफी ज्यादा माहिर था। लेकिन उस 6 ग्रेड की पिल को बनाने के लिए 137 से भी ज्यादा मटेरियल्स की जरूरत पड़ने वाली थी, जिन्हें तलाश करने के लिए वांग लिन ने पूरे की पूरे यूनियन सेट को इसी काम में लगा दिया था, जिन्हें लीड कर रहा था खुद ओ यंग जी। वो उन सारे मटेरियल्स की तलाश करने के लिए अपना 100% दे रहा था, क्योंकि उसे पिल रिफाइनिंग से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था, और अब तो उसने वहाँ पे ठान ली थी कि वो 6 ग्रेड की पिल को बना के रहेगा। और इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन एक डिवाइन लोटस फ्लावर को लेने के लिए भी चला गया था, जो कि पूरे 300 सालों में सिर्फ एक बार ही उगता था। हालांकि उसे एक और सोल फॉर्मेशन रियलम का मास्टर हासिल करना चाहता था, लेकिन वांग लिन उसे जल्दी से लेकर वहाँ से भाग निकला था। और जब वो लोग उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं, तो वांग लिन ने अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर निकालकर उन सभी को वहाँ पे डरा दिया था। और इस तरह अब ओ यंग जी के पास 100 मटेरियल्स इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन वो अभी तक भी सेटिस्फाइड नहीं था। वो जल्द से जल्द 137 मटेरियल्स को पूरा करना चाहता था। ऊपर से वांग लिन भी अलग अलग कंट्रीज में जाकर बाकी बचे हुए मटेरियल्स को तलाश कर रहा था, और उन मटेरियल्स को पाने के लिए उसे चाहे पूरे क्लैन के साथ ही फाइट क्यों न करनी पड़ती, वो पीछे नहीं हट रहा था। और हर बार वो मिस मूवमेंट के जागने से पहले वापस भी आ जाया करता था, ताकि मिस मूवमेंट को कोई परेशानी ना हो। फिर उसके बाद वांग लिन एक लेक्चर को हासिल करने के लिए yin yang सेट के अंदर चला गया था, जहाँ पे उसका मुकाबला एक सोल फॉर्मेशन रियलम के लेट स्टेज के कल्टीवेटर के साथ होता है, जिसका मुकाबला करने के लिए वांग लिन को भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस मूवमेंट तो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि वांग लिन को वहाँ से गए हुए 2 महीने से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था, और हर गुजरते पल के साथ मिस मूवमेंट की हालत वहाँ पे बद से बदतर होती चली जा रही थी। इवन हम देखते हैं कि उसकी गॉड फॉर्मेशन को भी अब पूरी तरह से डेथ एनर्जी ने घेर लिया था, जिसके चलते तो मिस मूवमेंट वहाँ पे अपनी आखिरी सांसें गिनने लगी थी, जो देखकर वो तीनों एल्डर्स भी अपनी एनर्जी को कंबाइन करके मिस मूवमेंट की डेथ एनर्जी को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो तीनों मिलकर भी वहाँ पे ऐसा नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते तो वहाँ पे लगने लगा था कि मिस मूवमेंट आज यहाँ पे अपनी जान से हाथ धो ही बैठेगी। पर तभी अचानक से वहाँ पे वांग लिन की एंट्री होती है, जिसने वहाँ पे आते साथ ही एक ही झटके के साथ अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस डेथ एनर्जी को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था, जिसके चलते मिस मूवमेंट को भी दोबारा वहाँ पे होश आ चुका था। वहीं वांग लिन भी उसे वहाँ पे गले से लगाते हुए उस आखिरी एलेक्जर को भी मास्टर ओ यंग जी के हवाले कर देता है, और उसे वहाँ पे आदेश देते हुए कहता है कि जितना जल्दी हो सके 6 ग्रेड की पिल को रिफाइन करो। लेकिन 6 ग्रेड की पिल को रिफाइन करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला था, इसलिए मास्टर ओ यंग जी भी बार बार इसमें नाकाम होते जा रहे थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी एक 6 ग्रेड की पिल को रिफाइन नहीं किया था। हालांकि वो बार बार फेल होते हुए 5th लेवल की पी की पिल बना चुके थे, लेकिन फिर भी ये मिस मूवमेंट की जान बचाने के लिए काफी नहीं थी। जबकि वांग लिन को वहाँ पे इस बात का भी एहसास था कि वो मिस मूवमेंट की जान बचा करे जब उसे नेसेंस और रियल में ब्रेक थ्रू करवाएगा, तो हेवन जरूर से इसमें इंटरफेयर करेगा, क्योंकि ये हेवन के रूल्स के खिलाफ था, और जो कोई भी कल्टीवेटर हेवन के रूल्स के खिलाफ चाहता है, हेवन उसे रोकने की कोशिश जरूर से करता है। इसलिए वांग लिन ने वहाँ पे यूनियन सेट के अंदर बैन फॉर्मेशंस को लगाना शुरू कर दिया था, ताकि जब वो मिस मूवमेंट को ब्रेक थ्रू करवाए तो वो आसानी से फैमिली रेवोल्यूशन का मुकाबला कर सके। और इसी तरह वहाँ पे उन बैन फॉर्मेशंस को लगाते हुए वांग लिन को 3 साल से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था, और उन बैन फॉर्मेशंस को लगाने के बाद वांग लिन अपना सारा समय मिस मूवमेंट के साथ ही गुजारने लगा था। इवन वो उसे घुमाने के लिए मोटर रियलम के अंदर भी ले गया था, और उसी के साथ साथ उसे उस घर के अंदर भी ले जाता है जहाँ पे उसने एक नॉर्मल इंसान की तरह 100 साल गुजारे थे, और इसी तरह उसे वहाँ पे घुमाते हुए वो उसे यूनियन सेट में लेकर वापस आ चुका था। लेकिन अभी तक भी वांग लिन को चिंता वहाँ पे इस बात की थी क्या ये सारी बैन फॉर्मेशंस मिलकर वो फैमिली रेवोल्यूशन का मुकाबला
मुकाबला कर पाएंगी। और उसकी ये सारी बातें उसकी मेन बॉडी भी सुन रही थी, जो कि जाओ किंगडम की जमीन के नीचे ही मौजूद थी। और वांग लिन की ये बात सुनकर तो उसने भी वहाँ पे अपनी आंखें खोल ली थी। पर इसी तरह अचानक से एक दिन मिस मूवन की डेथ एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे अब वांग लिन की लाइफ एंड डेथ डोमेन की एनर्जी भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पर तब तक हम देखते हैं कि मास्टर ओ यंगजी वहाँ पे 6 ग्रेड की पिल को रिफाइन कर चुके थे, जिसे वो वहाँ पे वांग लिन के पास ले आते हुए कहते हैं कि मैंने कब दिखाया, फाइनली मैंने एक 6 ग्रेड की पिल को रिफाइन कर ही लिया। वो 6 ग्रेड की पिल को देखकर तो वांग लिन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, और उसने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से उस पिल को वहाँ पे मूवन को भी खिला दिया था, जिसके चलते मिस मूवन की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। पर वांग लिन तो वहाँ पे उसका ब्रेक थ्रू करवाना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी लाइफ एंड डेथ की आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर के साथ साथ अपने मोटल पकोडा टावर की सेलेस्टियल एनर्जी को भी उसकी बॉडी के अंदर डालते हुए उसकी नेशन सोल को बनाने लगा था। पर जैसे जैसे मूवन की बॉडी में नेशन सोल बन रही थी, वैसे वैसे हम देखते हैं कि उसे रोकने के लिए वहाँ पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन भी समन हो चुकी थी, जो कि वांग लिन की बैन फॉर्मेशंस को चकनाचूर करते हुए उसके ऊपर हमला करना चाहती थी। लेकिन वांग लिन के हेवनली स्पेशल ड्रैगन्स के साथ टकराते ही उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन की फर्स्ट लेयर तो वहाँ पे खत्म हो गई थी। लेकिन वांग लिन को वहाँ पे ज्यादा समय नहीं मिल पाता, क्योंकि हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन की सेकंड लेयर भी आने लगी थी, जिसका जैसे वहाँ पे बैन फॉर्मेशन के ऊपर हमला होता है तो वहीं अंदर की तरफ हम देखते हैं कि मिस मूवन वहाँ पे नेशन सोल रियल में ब्रेक थ्रू भी कर चुकी थी। लेकिन वो डेथ एनर्जी तो अभी तक भी वहाँ पे मिस मूवन का पीछा नहीं छोड़ रही थी, और तब तक उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन की सेकंड लेयर ने वहाँ पे वांग लिन के घर को भी उड़ा दिया था। और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अब की बार वांग लिन ने खुद को और मूवन को बहुत ही मुश्किल से बचाया था। और अब बारी थी वहाँ पे थर्ड लेयर की, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होने वाली थी। और इस लास्ट अटैक में तो हैंड ऑफ हेवन नीचे आते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से तो हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे खुद भी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। पर उसके बावजूद भी वो मिस मूवन को वहाँ पे गिरने नहीं देता, जबकि मिस मूवन वहाँ पे अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वांग लिन से कहती है, वांग लिन मेरे बारे में चिंता मत करना, क्योंकि मुझे मरने का कोई भी गम नहीं है। मुझे खुशी तो इस बात की है कि मैं अपना दम तुम्हारी बाहों में तोड़ रही हूँ, और वैसे भी भला आज तक मौत से कौन बच पाया है। और ये कहते कहते मिस मूवन ने वहाँ पे वांग लिन की आंखों में देखते हुए अपना दम तोड़ दिया था, जो देखकर तो वांग लिन वहाँ पे जोर से चिल्लाते हुए कहता, नहीं मूवन तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। और ये कहते कहते वांग लिन वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि उसने वहाँ पे हेवन के खिलाफ ही जंग छेड़ दी थी। इवन हम देखते हैं कि वहाँ पे वांग लिन की आंखों से खून के आंसू निकलने लगे थे। वो चिल्लाते हुए वहाँ पे हेवन से कहता है, अगर तुम मेरे खिलाफ जंग ही चाहते हो तो यही सही। और ये कहकर वांग लिन ने वहाँ पे अपनी लाइफ एंड डेथ री-इनकार्नेशन पेंटिंग का इस्तेमाल करते हुए मिस मूवन की नेशन सोल को वहाँ पे उसके अंदर ऑब्जर्व कर लिया था, और चिल्लाते भी वहाँ पे हेवन से कहने लगा था, अच्छा यहाँ पे मौत का देवता ही क्यों ना आ जाए, लेकिन मूवन को मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। और ऊपर से वहाँ पे हेवन ना फ्रेंड का मुकाबला करने के लिए वांग लिन ने अपनी मेन बॉडी को भी बाहर निकाल दिया था, जिसने आते साथ ही वहाँ पे हेवन ना फ्रेंड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए उसे भी वहाँ पे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। अब इस मौके का फायदा उठाकर वांग लिन का क्लोन वहाँ पे अपनी लाइफ एंड डेथ वाली री-इनकार्नेशन पेंटिंग को लेकर वहाँ से भाग गया था, और जितना जल्दी हो सके वहाँ पे मूवन के लिए किसी बॉडी की तलाश करने लगा था। लेकिन वो हेवन ऑफ हैंड था कि उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन वो हेवनली हैंड वहाँ पे वांग लिन को पकड़ पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि एक बार फिर से एंशिएंट बॉडी की मेन बॉडी ने बीच में आकर उस हेवनली हैंड के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन हेवन भी इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला था, वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हेवनली हैंड को क्रिएट करते हुए दोबारा वांग लिन की मेन बॉडी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, जहाँ वांग लिन की मेन बॉडी भी अपनी एंशिएंट गॉड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उसका मुकाबला करने लगा था। जबकि वांग लिन को जिंग हुआ विलेज के अंदर एक प्रेग्नेंट औरत मिल चुकी थी, जिसके अंदर वो मिस मूवन की नेशन सोल को डाल सकता था। और हेवन इतना ज्यादा बेरहम भी नहीं है कि वो किसी नए जन्म लेने वाले इंसान को खत्म करे, पर वांग लिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी कर पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो हेवनली हैंड दोबारा उसे वहाँ पे रोकने के लिए पहुंच चुका था। अब ये देखकर वांग लिन भी वहाँ पे समझ चुका था कि अब उसके पास अपनी दोनों बॉडीज को आपस में मर्ज करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो जल्दी से अपनी दोनों बॉडीज को आपस में मर्ज कर देता है, जो कि जैसे ही दोनों आपस में मर्ज होती है तो उसके एक नया रूप निकल कर आता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था। और उसने मिस मूवन की नेशन सोल को अपनी गोद में उठा रखा था, जहाँ वांग लिन की एक आंख फ्लेम पावर को रिप्रेजेंट कर रही थी तो दूसरी आंख आइस पावर को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये था वांग लिन का ट्रू एंशिएंट गॉड वाला रूप, जिसका वांग लिन आज पहली बार इस्तेमाल करने जा रहा था। लेकिन अब हेवन भी ठान चुका था कि अगर वो मिस मूवन की सोल बॉडी को अपने साथ नहीं ले जा सकता तो वो उसे यहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए हेवन ने मिस मूवन की सोल के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए वांग लिन ने बीच में आते हुए वहाँ पे उस अटैक को अपने ऊपर ले लिया था। और उसी के साथ साथ उसने मिस मूवन की सोल बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगाते हुए उसे वहाँ पे उस प्रेग्नेंट लेडी की तरफ बहना शुरू कर दिया था। अब जैसे ही हेवनली हैंड को वहाँ पे वांग लिन के इरादे के बारे में समझ आता है तो वहाँ पे एक और हेवन ऑफ हैंड अपीयर हो चुका था। लेकिन वांग लिन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल के साथ उन दोनों हेवनली हैंड्स का मुकाबला करते हुए मिस मूवन की सोल को वहाँ पे इस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर डाल चुका था। और ऐसा होते ही अचानक से वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन भले अभी के लिए वहाँ पे सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन वांग लिन को वहाँ पे इस बात का भी एहसास था कि जैसे मिस मूवन दोबारा 19 साल की होगी, हेवन दोबारा उसकी जान लेने की कोशिश करेगा। और ये पता चलते ही हम देखते हैं कि गॉड वांग लिन ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बहुत ही कूल तरीके के साथ हेवन एनर्जी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, और हेवन को धमकी देते हुए कहने लगा था कि चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारा ये हेवन भी मेरे सामने झुकेगा। फिर ये करने के बाद दोनों ही बॉडीज वहाँ पे एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, जहाँ वांग लिन की एंशिएंट गॉड वाली मेन बॉडी तो हमेशा की तरह
ज्यादा जमीन के हजारों फीट नीचे जाकर अपनी कल्टीवेशन करने लगी थी। तो वहीं वांग लिन का क्लोन भी एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर बैठकर खुद को रिकवर करने लगा था और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे 6 महीने से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था और फाइनली उस प्रेग्नेंट लेडी ने भी एक बच्ची को जन्म दे दिया था, जो जानकर उसका पिता, जो कि मैनेजर जाओ के नाम से जाना जाता था, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और मिस मूवन का नया नाम जाओ रू रखा गया था, जिसे देखकर वांग लिन भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था क्योंकि फाइनली उसने मिस मूवन को मरने से जो बचा लिया था। लेकिन अब वांग लिन ने वहाँ पे खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ठान ली थी क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि आज से ठीक 18 सालों बाद उसका एक बार फिर से हेमन के साथ मुकाबला होने वाला था, जिसके लिए वो खुद को पूरी तरह से तैयार करना चाहता था। खैर उसके बाद देखते ही देखते इसी तरह से वहाँ पे 1 साल से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था और मिस्टीरियस क्लाउड सेट की वो लड़की जिनजी, जो कि लैंड ऑफ इमॉर्टल में जाकर अपने पिता की डेड बॉडी को वापस लाना चाहती थी, उसने अपने साथ लैंड ऑफ इमॉर्टल में चलने के लिए काफी सारे लोगों को तैयार कर लिया था, जिसमें मास्टर सैंडियन और वांग लिन का पुराना दोस्त मास्टर क्यू भी शामिल थे। पर तभी अचानक से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैसेंजर की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे जंगली के लिए सुजाकू प्लेनेट के लॉर्ड का आदेश लेकर आया हुआ था, जिसके चलते उसे आज से पूरे 3 महीनों बाद रेड बटरफ्लाई के साथ लाइफ एंड डेथ मैच लड़ना था। लेकिन वांग लिन, जो कि अभी के लिए अपने इमॉर्टल पकोडा टावर के अंदर मौजूद था, वो कोर्टून में इस आदेश को नकारते हुए कहता है कि मैं किसी की भी आदेशों को नहीं मानता और अगर वो रेड बटरफ्लाई मेरे साथ फाइट करना ही चाहती है तो उसे जाकर बोल दो कि मैं आज से ठीक 10 सालों बाद उसके साथ फाइट करूंगा। हालांकि वांग लिन की इन बातों से उस मैसेंजर को वहाँ पे गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि वो वांग लिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया था। जबकि वांग लिन की आवाज सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर सैंडियन भी वहाँ पे वांग लिन को पहचान चुका था, इसलिए वो बाकी सभी के साथ वांग लिन से मिलने के लिए नीचे आ चुका था, जहाँ पे वांग लिन बैठा हुआ मजे से वाइन पी रहा था। जबकि वांग लिन ने जंग लिया ये जानकर वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे और वांग लिन तो सीधा वहाँ पे मास्टर सैंडियन को वाइन सर्व करते हुए कोल्टोन में उससे सवाल करते हुए पूछता है, तो बताओ मेरे पुराने दोस्त, आखिर तुम लैंड ऑफ इमॉर्टल के अंदर क्यों जा रहे हो? अब ये सुनकर तो मास्टर सैंडियन वहाँ पे एक पल के लिए खामोश हो गया था, पर वांग लिन के साथ अपनी दोस्ती को बरकरार रखने के लिए वो वहाँ पे वांग लिन को जवाब देते हुए बताता है कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ री-इनकार्नेशन फ्रूट को हासिल करने के लिए। असल में री-इनकार्नेशन फ्रूट एक ऐसा डिवाइन फ्रूट था जिसे अगर कोई भी सोल फॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर खा लेता तो उसके नेक्स्ट रियलम में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस 30 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाते थे। और ये सारी बातें बताकर मास्टर सैंडियन वांग लिन को भी अपने साथ चलने की ऑफर देता है। इवन वो तो वहाँ पे वांग लिन के साथ री-इनकार्नेशन फ्रूट को भी आधा आधा बांटने के लिए रेडी हो चुका था, लेकिन वांग लिन इस बात के ऊपर कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन जब वांग लिन उससे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता तो मास्टर सैंडियन अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से जाते हुए वांग लिन से कहता है कि हम लोग लैंड ऑफ इमॉर्टल के इंटरेस्ट गेट के ऊपर अगले 1 महीने तक तुम्हारा इंतजार करेंगे, अगर तभी तुम वहाँ पे नहीं आए तो तब हम लोगों को मजबूरन अकेले ही आगे बढ़ना होगा। जबकि उनके जाने के बावजूद भी वांग लिन वहाँ पे उसी री-इनकार्नेशन फ्रूट के बारे में ही सोच रहा था, जिसका इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रू एंशिएंट गॉड वाली बॉडी की क्लींजिंग करवा सकता था, जिसके चलते उसके ब्रेक थ्रू करने के चांसेस भी बढ़ सकते थे। असल में ट्रू एंशिएंट गॉड बनने के लिए वांग लिन को अपनी बॉडी की क्लींजिंग तो करवानी ही थी और ये री-इनकार्नेशन फ्रूट उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस मैसेंजर ने रेड बटरफ्लाई को जाकर सारी सिचुएशन बता दी थी और वो मैसेंजर, जो कि रेड बटरफ्लाई को अपनी छोटी बहन मानता था, वो उसके लिए खुद जंगली की जान लेना चाहता था। लेकिन रेड बटरफ्लाई उसे वहाँ पे रोकते हुए कहती है कि नहीं, उसकी जान तो खुद मैं अपने हाथों से लूंगी, बस एक बार लॉर्ड सुजाकू इसके लिए मान जाए, उसके बाद वो जंगली मेरे हाथों से नहीं बचेगा। पर न जाने क्यों लॉर्ड सुजाकू उसे इतना ज्यादा समय दे रहे हैं, पता नहीं इस बात के पीछे अब क्या राज है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन रेड बटरफ्लाई के हेड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर पॉइजनस कस लगाता जा रहा था, जिसके चलते तो रेड बटरफ्लाई की हालत बद से बदतर होती चली जा रही थी और ये पता चलते ही वो वहाँ पे गुस्से से वांग लिन को गालियां देने लगी थी। जबकि वांग लिन तो खुद को फ्यूचर के लिए तैयार करने लगा था। सबसे पहले वो वहाँ पे गोड शूटिंग चैरियट वाले सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को बाहर निकालता है, जो कि अभी तक भी वांग लिन का आदेश नहीं मानता था, इसलिए वो गुस्से से वांग लिन के ऊपर हमला करने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा था। जो देखकर वांग लिन अपने बीच सर्कल से थंडर फ्लो को बाहर निकालते हुए उससे कहता है कि मैं अभी सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को इस सर्कल के अंदर रखने जा रहा हूँ, जिसका मतलब है कि तुम आजाद हो जाओगे। अब आगे तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। और उस थंडर फ्लो को आजाद करने के बाद वांग लिन अपने बीच सर्कल का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन उस सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को कंट्रोल करने लगा था। हालांकि इसमें वांग लिन को वहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन काफी ज्यादा मेहनत के बाद फाइनली वांग लिन उस सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को कंट्रोल करने में कामयाब हो ही गया था। और कमाल की बात तो ये थी कि वो थंडर फ्रॉग भी अभी तक वहाँ पे वांग लिन को छोड़कर नहीं गया था, यानी कि वो आगे भी वांग लिन के साथ ही रहना चाहता था। जो जानकर तो वांग लिन भी थोड़ा खुश हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन मिस मूवन की सारी जिम्मेदारी मास्टर लूफी के ऊपर छोड़कर खुद लैंड ऑफ इमॉर्टल में जाने के लिए रेडी हो चुका था और आखिरी बार वहाँ से जाते जाते वो मिस मूवन को बहुत ही प्यार से देख रहा था। जबकि इमॉर्टल लैंड में जाने से पहले पहले वांग लिन वहाँ पे एक इमॉर्टल स्वॉर्ड को भी ले चुका था और क्योंकि उस इमॉर्टल स्वॉर्ड के अंदर कोई भी स्पिरिट नहीं थी तो इसलिए वांग लिन ने लिंगजू को उसके अंदर डाल दिया था, जिसके चलते उस इमॉर्टल स्वॉर्ड का कलर वहाँ पे गोल्डन से लाल हो गया था। लेकिन लिंगजू की स्पिरिट इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी कि वांग लिन उस इमॉर्टल स्वॉर्ड को पूरे पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल कर सके, इसलिए वो वहाँ पे उस इमॉर्टल स्वॉर्ड के लिए किसी और पावरफुल स्पिरिट को भी तलाश करने की सोचने लगा था। जबकि लैंड ऑफ इमॉर्टल के अंदर जिनजी और मास्टर सैंडियन ने पिछले 1 महीने से लगातार वहाँ पे वांग लिन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वांग लिन अभी तक भी वहाँ पे नहीं पहुंचा था। इवन मास्टर सैंडियन तो अपने मन ही मन में वांग लिन के वहाँ पे आने
जाने की दुआ भी करने लगा था और उसकी ये दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाती है क्योंकि पूरे 1 महीने के बाद वांग लिन भी वहाँ पे पहुंच चुका था, जिसे देखकर तो उन सभी की खुशी का वहाँ पे कोई भी ठिकाना नहीं था। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए लैंड ऑफ इमॉर्टल ग्रेवयार्ड की पहली लेयर में पहुंच जाते हैं, जहाँ अभी वो लोग फर्स्ट लेयर के अंदर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से कुछ जंगली कल्टीवेटर्स ने आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। जिन्हें माता सैंडियन खत्म करते हुए उन सभी को वहाँ पे बताते हैं कि इन्हें तलिस्मैन पपेट्स कहा जाता है और जहाँ तक मैंने सुना था ये तो हमें सेकंड लेयर के अंदर मिलने वाले थे, लेकिन अभी माता सैंडियन उन्हें वहाँ पे सबके बारे में बता ही रहा था कि तभी अचानक से उन तलिस्मैन पपेट्स का एक पूरा ग्रुप वहाँ पे आ गया था, जो कि वांग लिन और उसके सभी साथियों को देखकर अपनी अजीब सी जंगली भाषा में ही कुछ कहने लगे थे। लेकिन ये सभी जंगली कल्टीवेटर्स है क्योंकि सिर्फ नेसन सूर्यालम के कल्टीवेटर्स थे, तो इसलिए हम देखते हैं कि वांग लिन और बाकी सभी ने मिलकर बहुत ही आसानी के साथ उन सभी को खत्म कर दिया था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे शमन नाम के कुछ अजीब से डिमोनिक बीस्ट ने आते हुए उनके ऊपर हमला कर दिया था, जिनसे बचने के लिए वो सभी लोग वहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। जो देखकर माता सैंडियन वहाँ पे चिल्लाते हुए उन सभी से कहता है हम सभी लोग थर्ड लेयर के इंटरेस्ट गेट पे मिलेंगे। लेकिन एक शमन तो वहाँ पे पूरी तरह से वांग लिन के पीछे पड़ चुका था, वो वहाँ पे वांग लिन का पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इवन देखते ही देखते वो वहाँ पे जंगली कल्टीवेटर वाली फॉर्म में आ गया था, जहाँ उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे एंशिएंट रून सिंबल भी बने हुए थे जो कि उसे वहाँ पे पावर प्रोवाइड कर रहे थे। जो देखकर वांग लिन ने भी वहाँ पे अपनी सेलेस्टियल इमॉर्टल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके वहाँ पे उसके ऊपर हमला करते हुए उस शमन की जान ही ले ली थी। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारे उस शमन को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पाया था। खैर उसे खत्म करने के बाद वांग लिन सीधा वहाँ पे थर्ड लेयर की तरफ आगे बढ़ चुका था, जहाँ पे रास्ते में उसे 2 वर्ल्ड मैन दिखाई देते हैं। जहाँ पे एक ओल्ड वर्ल्ड मैन एक ड्रैगन को खत्म करते हुए अपने उस पोते से कहता है जाओ जाकर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करो, जिसपे वो यंग मैन भी कल्टीवेशन के नाम पर उस ड्रैगन ब्लड का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी के ऊपर रूअस बनाने लगा था। जो देखकर वांग लिन भी वहाँ पे सारा माजरा समझ चुका था कि आखिर ये वर्ल्ड मैन पावर लेते कहाँ से हैं। जबकि इस बीच उस ओल्ड मैन ने वहाँ पे वांग लिन के औरा को भी महसूस कर लिया था और ये महसूस होते ही वो वहाँ पे वांग लिन के पास आकर वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है मुझे पता है तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक कोई भी आउटसाइडर यहाँ पे नहीं आ सकता। असल में ये लोग पहले सुजाकू किंगडम में ही रहा करते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी जंग के बाद इन्हें इस तरह से अपनी जान बचाते हुए अंडरग्राउंड में आना पड़ा था और तब से ये लोग यहीं पे रह रहे थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानकर वांग लिन वहाँ पे सोल्डमैन का शुक्रिया अदा करते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गया था। और जब वांग लिन थर्ड लेयर के इंटरेस्ट पे पहुंचता है तो वहाँ पे माता सैंडियन और बाकी सभी लोग ऑलरेडी पहुंचे हुए थे, लेकिन माता सैंडियन की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। और मास्टर क्यू के मुताबिक माता सैंडियन का मुकाबला एक वर्ल्ड मैन के साथ हुआ था, जिसने किसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए माता सैंडियन की ऐसी हालत कर दी थी। और तभी माता सैंडियन भी अचानक से वहाँ पे बेकाबू होकर वांग लिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, जहाँ उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसके फेस के ऊपर अजीब से रूअस भी बन चुके थे। अब वो देखने से बिल्कुल एक तलिस्मैन पपेट की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन वांग लिन उस फॉर्मेशन का तौर अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो वहाँ पे मास्टर सैंडियन का मौत के साथ सामना करवाता है और अपनी मौत को अपने सामने देख कर वो फॉर्मेशन भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसके चलते मास्टर सैंडियन भी दोबारा वहाँ पे होश में आ गया था और वो वहाँ पे वांग लिन का शुक्रिया अदा करते हुए जल्दी से खुद को रिकवर करने में लग गया था। खैर उसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हुए थर्ड लेयर के अंदर इंटर कर जाते हैं, जहाँ जिंजी और उसका मास्टर तो कोई रास्ते में ही खो चुके थे। पर जैसे ही वो लोग थर्ड लेयर के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे 2 शमन कल्टीवेटर्स मास्टर सैंडियन के जवान वू टर्टल के पीछे पड़ चुके थे। और जब वांग लिन इस बारे में मास्टर सैंडियन को बताता है तो वो अपने पिछले 100 सालों से वफादार पेट को अपनी जान बचाने के लिए कुर्बान कर देता है। जो देखकर तो बेचारे जवान वू टर्टल की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। पर उससे पहले ही हम देखते हैं कि उन शमन कल्टीवेटर्स ने वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसका गला काट दिया था और उसके ब्लड का इस्तेमाल करते हुए वो दोनों शमन कल्टीवेटर्स वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाने लगे थे। खैर इस तरह मास्टर सैंडियन वहाँ पे कितनी बड़ी कुर्बानी देते हुए फाइनली उस रीइंकार्नेशन ट्री के पास पहुंच चुका था, जहाँ उस रीइंकार्नेशन ट्री को देखते ही मास्टर क्यू ने तो वहाँ पे उसके नीचे जाकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया था। जबकि पीछे की तरफ मास्टर सैंडियन के दोनों डिसेबल्स वहाँ पे अपनी अपनी आधी लाइफ की कुर्बानी देते हुए उस रीइंकार्नेशन ट्री को मैच्योर करने लगे थे। और जैसे जैसे रीइंकार्नेशन फ्रूट वहाँ पे अपीयर हो रहा था वैसे वैसे हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसके चलते सभी जंगली कल्टीवेटर्स उसी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। जो देखकर वांग लिन ने भी जल्दी से वहाँ पे अपने फॉरबिडन फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए उस रीइंकार्नेशन ट्री के चारों तरफ कुछ बैन फॉर्मेशंस को लगाना शुरू कर दिया था। और ऊपर से सैंडियन ने भी वहाँ पे बैन फॉर्मेशंस के अंदर अपनी एनर्जी को ऐड कर दिया था। लेकिन जब वो वहाँ पे वाइल्ड मैन्स को आते हुए देखता है तो मास्टर सैंडियन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने दोनों डिसेबल्स के ऊपर हमला करते हुए उनकी पूरी लाइफ को ही कुर्बान कर दिया था, जिसके चलते वो रीइंकार्नेशन फ्रूट उसी समय वहाँ पे अपीयर हो चुका था। जबकि ये इवलनेस देखकर कि मास्टर सैंडियन किसी का भी सगा नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ 6 लीव वाले वाइल्ड मैन ने आते हुए सीधा वहाँ पे मास्टर सैंडियन के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि देखते ही देखते वहाँ पे एक 7 लीव वाला वाइल्ड मैन भी आ चुका था, जिसकी ताकत किसी सोल फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर के बराबर की थी। लेकिन तब तक वो रीइंकार्नेशन फ्रूट भी वहाँ पे पूरी तरह से अपीयर हो चुके थे। और डील के मुताबिक मास्टर सैंडियन ने 2 रीइंकार्नेशन फ्रूट्स को अपने पास रखते हुए एक वहाँ पे वांग लिन के हवाले कर दिया था, जबकि डील के मुताबिक वांग लिन भी वहाँ पे उस रीइंकार्नेशन ट्री को उखाड़कर अपने पास रख लेता है। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि तब तक वो वाइल्ड मैन से उस बैन फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुके थे। ये देखकर वांग लिन, मास्टर सैंडियन और मास्टर क्यू तीनों ही वहाँ पे अलग अलग दिशा की तरफ निकल जाते हैं। वहीं वांग लिन ने तो अपनी सेलेस्टियल इमॉर्टल स्वॉर्ड को भी बाहर
निकाल लिया था और उसके रास्ते में जो कोई भी शमन आ रहा था वो उसे वहाँ पे काटते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि शमन कल्टीवेटर्स ने माता सैंडियन को वहाँ पे चारों तरफ से घेरते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया था। यानी कि माता सैंडियन का खेल तो ऑलमोस्ट वहाँ पे खत्म ही हो चुका था। बुरे काम का बुरा नतीजा, जिस चीज को पाने के लिए उसने इतनी ज्यादा मेहनत की थी, उस चीज को पाने के बाद अब वो खुद ही यहाँ पे मारा जा चुका था। जबकि माता क्यू को तो उन लोगों ने वहाँ पे अपना पपेट ही बना लिया था। वही वांगलिन के पीछे वो सहमत लीव वाला वाइल्ड मैन पड़ चुका था जिसका नाम चिमी था और वो किसी भी हालत में वांगलिन की जान लेना चाहता था। इसलिए वो वहाँ पे वांगलिन के पीछे पीछे सेकंड लेयर के अंदर आ चुका था, जहाँ जैसे ही चिमी पीछे से वांगलिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो वांगलिन भी वहाँ पे अपने सेलेस्टियल इमोर्टल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइट बैक करने लगा था। और उसी के साथ साथ वांगलिन ने वहाँ पे अपनी गोड शूटिंग चैरियट को बाहर निकालकर वहाँ पे उसके सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को भी आजाद कर दिया था। और बेचारा चिमी वहाँ पे कुछ भी सो या समय पाता उससे पहले ही उस सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट ने वहाँ पे उसकी सोल को ही निकल लिया था, जिसके चलते उसकी बॉडी तो खुद ब खुद ही वहाँ पे राख में बदल चुकी थी। जिसके बाद वांगलिन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे अपने गोड शूटिंग चैरियट को वापस रख के सेकंड लेयर से होते हुए फर्स्ट लेयर में आ चुका था। जबकि इस बीच एक ओल्ड वाइल्ड मैन लगातार उसके ऊपर नजर रखे हुए था, लेकिन वांगलिन तो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उसे चकमा देते हुए अपने हेमली पल के अंदर चला गया था, जिसके चलते उस ओल्ड वाइल्ड मैन को वहाँ पे वांगलिन को कहीं भी महसूस नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो समझता है कि शायद वांगलिन यहाँ से भागने में कामयाब हो गया और ये सोचकर वो वहाँ पे बुरा सबूत बनाते हुए वहाँ से वापस चला गया था। अगले 15 दिनों तक वांगलिन अपने हेमली पल के अंदर ही रुककर इंतजार करता है और जब 15 दिनों के बाद वो फर्स्ट लेयर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उस बुढ़ाऊ ने वहाँ पे एक सील लगा रखी थी जिसके अंदर वांगलिन वहाँ पे फंस चुका था और अपनी उस सील के चलते खुद वो बुढ़ाऊ भी वहाँ पे आ चुका था। अब वांगलिन की ऐसी कमाल की एबिलिटीज को देखकर तो वो ओल्ड मैन वांगलिन को अपना पपेट बनाना चाहता था। ये जानकर वांगलिन वहाँ पे एक साथ उसके ऊपर काफी सारे हमले करता है, लेकिन वांगलिन के किसी भी अटैक को ओल्ड मैन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था, जो देखकर वांगलिन भी वहाँ पे समझ चुका था कि ये ओल्ड मैन इतनी आसानी के साथ उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, पर उसे यहाँ से बाहर तो निकलना ही था। इसलिए वो वहाँ पे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को ओपन करते हुए उसके अंदर चला गया था। हालांकि ये वर्ड उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला था, लेकिन अभी के लिए उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। जबकि वांगलिन का पीछा करते हुए वो ओल्ड मैन भी वहाँ पे अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल करके उस स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को बंद होने से रोक देता है और खुद भी वो वहाँ पे वांगलिन के पीछे पीछे उस वर्ड के अंदर आ गया था। जबकि वांगलिन तो वहाँ पे अपने स्टार कंपास का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा था और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपनी गोड शूटिंग चैरियट को बाहर निकालते हुए उसे भी वहाँ पे एक बार फिर से एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। जबकि वो बुढ़ा भी लगातार वहाँ पे ट्रेस की लालच में वांगलिन के पीछे पीछे आगे बढ़ता जा रहा था। जबकि वांगलिन ने वहाँ पे अपने सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए उस ओल्ड मैन के ऊपर हमला भी कर दिया था, लेकिन इसका भी उस ओल्ड मैन के ऊपर ज्यादा कुछ असर नहीं होता और ऊपर से उसने वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ एक सीड का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधे वहाँ पे वांगलिन की बॉडी के अंदर रिजेक्ट कर दिया था, जो कि वांगलिन की सोल को जगड़ते हुए लगातार वहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर जो देखकर वो ओल्ड मैन वहाँ पे एक कमीनी स्माइल करते हुए वांगलिन से कहता है, अब अगर तुम यहाँ पे मरे नहीं तो मेरे पपेट जरूर से बन जाओगे। ये जानकर तो वांगलिन को भी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो अपनी सेलेस्टियल इमोर्टल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके लगातार वहाँ पे एक साथ ही उसके ऊपर काफी ज्यादा हमले करते हुए अपने स्टार कंपास की मदद से वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ भागने लगा था। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस सीन ने वहाँ पे वांगलिन की बॉडी के ऊपर एक दरख्त की तरह कब्जा करना शुरू कर दिया था। पर तभी वांगलिन को वहाँ पे एक आइडिया आता है और वो वहाँ पे वुड एलिमेंट के तौर पर उसे वहाँ पे हेमली पल को ऑब्जर्व करवाने लगा था। इससे वांगलिन एक तीर से दो शिकार करने वाला था। एक तो वांगलिन खुद वहाँ पे बच जाने वाला था, उसी के साथ उसके हेमली पल को वुडन एलिमेंट भी मिल जाने वाला था। हालांकि इस प्रोसेस में वांगलिन को वहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, पर वांगलिन वहाँ पे अपनी उन सारी तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए फाइनली वहाँ पे अपने हेमली पल को वहाँ पे वुडन एलिमेंट की पावर ऑब्जर्व करवा ही देता है, जिसके चलते वो खुद भी वहाँ पे आजाद हो चुका था। और अब तो वांगलिन ने अपना पूरा फोकस अपने स्टार कंपास को ही भगाने के ऊपर लगा दिया था, जिसके चलते वो ओल्ड मैन चाहकर भी वहाँ पे वांगलिन के आसपास नहीं आ पा रहा था। ये देखकर अब वो ओल्ड मैन वहाँ पे थोड़ा घबरा चुका था और वो जितना जल्दी हो सके वो वापस अपने लैंड ऑफ इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर जाना चाहता था, लेकिन अब वांगलिन उसे वहाँ से वापस नहीं जाने दे रहा था। और इसी तरह उन्हें वहाँ पे 4 महीने से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था, जिसके चलते अब धीरे धीरे वो ओल्ड मैन भी वहाँ पे कमजोर पड़ने लगा था। जबकि वांगलिन तो वहाँ पे उसे तंग करते हुए उसके पूरे मजे ले रहा था। पर इन 4 महीनों की लगातार मेहनत के बाद वो ओल्ड मैन उस वॉइड गेट पोर्टल के भी काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका था, लेकिन वांगलिन ने वहाँ पे अपने सेलेस्टियल इमॉर्टल स्वॉर्ड के एक अटैक के साथ उस वॉइड गेट पोर्टल को पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिसके चलते तो वो बुड्ढा वहाँ पे हमेशा के लिए फंस चुका था। जबकि बाहर की तरफ हमें जाओ किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगलिन की मेन बॉडी उसके क्लोन को बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही थी और तभी उसकी मुलाकात वहाँ पे जिंजी और सोल मास्टर के साथ होती है। हालांकि मास्टर गोंगसुन वांगलिन को देखकर उसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वांगलिन ने वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही पंच के साथ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पे उल्टे एक मैन फॉर्मेशन को बना दिया था, जिसके चलते वो दोनों ही वहाँ पे फंस चुके थे। जो देखकर जिंजी वहाँ पे वांगलिन के सामने एक इमोशनल ड्रामा करते हुए वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ मास्टर गोंगसुन को वहाँ पे वांगलिन के ऊपर हमला करने के लिए कहती है, पर ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वांगलिन ने वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ मास्टर गोंगसुन की स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके पेट में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, जिसके चलते तो मास्टर गोंगसुन की सारी हड्डियां ही वहाँ पे टूट जाती हैं। और उसके बाद वांगलिन उन दोनों को वहाँ पे वॉइड गेट के अंदर भेज कर उनकी बॉडीज के अंदर अपने 2 ब्लड ड्रॉप्स को डालते हुए कहता है, जितना जल्दी हो सके यहाँ पे वांगलिन को ढूंढो। अगर तुम दोनों वांगलिन को ढूंढने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ दूंगा।
दूंगा। और ये सारी बातें वांग लिन के क्लोन को भी पता चल चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पे अपनी मेन बॉडी के ब्लड को डिटेक्ट करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उन्हीं की तरफ आगे बढ़ने लगा था। और कुछ दिनों के सफर के बाद ही वांग लिन ने उस वर्ल्ड के अंदर उन दोनों को वहाँ पे ढूंढ लिया था। और उनसे मिलते ही वांग लिन ने जल्दी से वहाँ पे उनकी बॉडी से अपनी मेन बॉडी के ब्लड को बाहर निकाल लिया था, जिसके चलते वांग लिन की मेन बॉडी को भी उसकी लोकेशन के बारे में पता चल चुका था। इसलिए मेन बॉडी स्पेसिफिक उसी जगह का पोर्टल ओपन करते हुए वांग लिन को वहाँ पे बाहर निकाल लेती है, जबकि उन दोनों को वांग लिन ने वर्ल्ड के अंदर ही छोड़ दिया था। खैर उसके बाद वांग लिन का क्लोन वहाँ पे उस रीइंकार्नेशन फ्रूट का इस्तेमाल करते हुए अपनी मेन बॉडी की क्लीजिंग करने लगा था, जिसके चलते अब वो वाकई एक प्योर एंशिएंट गॉड में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, क्योंकि अब वो पहले से 30 गुना ज्यादा प्योर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता था। और अपनी मेन बॉडी को उसमें कामयाब होते हुए देखकर वांग लिन का क्लोन काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे 3 साल से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें जिंगहुआ विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक इमॉर्टल मास्टर अपने लिए किसी कल्टीवेटर की तलाश कर रहा था। और ये टैलेंट उसे ज़ारू यानी मूवमेंट के अंदर दिखाई देता है, इसलिए वो मास्टर खुश होते हुए ज़ारू को लेकर अपने सेट की तरफ जाने लगा था। लेकिन ये कमीना मास्टर था जिसके इरादे बिल्कुल भी नेक दिखाई नहीं दे रहे थे। वो फ्यूचर में ज़ारू को बेचने का प्लान कर रहा था, जबकि इसी बीच बेचारी ज़ारू ठोकर खाकर नीचे गिर जाती है, जो देखकर तो उस कमीने मास्टर ने उल्टा वहाँ पे उसे ऊपर से पीटना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी वांग लिन भी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेते हुए वहाँ पे आ पहुंचता है, जिसने वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही पंच के साथ उस मास्टर को ऊपर हवा में उड़ा दिया था। और उसके बाद वांग लिन वहाँ पे बहुत ही प्यार के साथ उसकी चोट को हील करते हुए उसे लेकर अपने साथ वैली की तरफ निकल चुका था, क्योंकि वहाँ पे रहकर वांग लिन अच्छे से उसकी हिफाजत कर सकता था। और अपने मोटल पकोड़ा टावर में आने के बाद वांग लिन खुद अपने हाथों से खाना बनाकर ज़ारू को खिलाने लगा था, जो देखकर तो ज़ारू भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। जबकि रात को ज़ारू एक बुरा सपना देखती है, जिसके चलते उसने वहाँ पे जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था, जो देखकर वांग लिन एक ही झटके के साथ उसके पास जाते हुए उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और ये कहकर वांग लिन उसे वहाँ पे एक बेल आर्टिफैक्ट देते हुए कहता है, अब जब भी कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो इस बेल को बचा देना, मैं उसी समय तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। और ये कहकर वांग लिन ज़ारू को सुलाकर अपने इमॉर्टल पकोड़ा टावर से बाहर आ गया था, क्योंकि बाहर जंगली को चैलेंज करने के लिए लोगों का हजूम इकट्ठा हो चुका था। और बाहर आते ही वांग लिन ने वहाँ पे बहुत ही क्रूअल तरीके के साथ एक एक करके उन सभी को खत्म करना शुरू कर दिया था। उसके बाद अगले कुछ दिन लगातार वांग लिन ज़ारू के साथ ही गुजारता है, जो कि वांग लिन के लिए उसकी जिंदगी के काफी प्यारे लम्हे थे। उसके बाद देखते देखते वहाँ पे इसी तरह से 5 साल से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था। और अब तो ज़ारू ने वांग लिन को बहुत ही बुरी तरह से परेशान करना शुरू कर दिया था। वो हर बार बेल बजाकर वांग लिन को अपने पास बुला लेती और वांग लिन के पूछने पर उसे सिर्फ इतना ही कहती, मैं तो बस बोर हो रही थी और तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुला लिया। जबकि वांग लिन को भी ज़ारू की इन शरारतों के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आया करता था। वो भी मूवमेंट के बचपन को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। इसी बीच एक दिन वहाँ पे स्नो कंट्री का लियाओ फैन आ पहुंचता है, जो कि सोल फॉर्मेशन रियलम के पीक का कल्टीवेटर था। और वांग लिन को अपना दुश्मन कहकर वो उसे वहाँ पे ललकारते हुए फाइट के लिए चैलेंज करने लगा था। लियाओ फैन भी वहाँ पे वांग लिन के लिए नहीं बल्कि ज़ंगली के लिए आया था, जिसका मुकाबला करने के लिए वांग लिन भी वहाँ पे पूरी तरह से रेडी हो चुका था। और लियाओ फैन ने वहाँ पे वांग लिन का मुकाबला करने के लिए अपने इवल पाम हैंड को भी बाहर निकाल लिया था, जिसका वांग लिन भी वहाँ पे अपनी सेलेस्टियल इमॉर्टल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए मुकाबला करने लगा था। इवन वांग लिन ने वहाँ पे अपने एक स्वॉर्ड स्लैश के साथ उस इवल पाम हैंड के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे काट भी दिया था, जिसके अंदर से वहाँ पे एक रेमिनेट सोल निकल कर बाहर आती है। और ये रेमिनेट सोल किसी और की नहीं बल्कि माता सीतू की ही थी, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। और जब वो उस रेमिनेट सोल से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तो रेमिनेट सोल वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ वांग लिन को जवाब देते हुए बताती है कि मैं हूँ महान सीतू नाने, जो क्या तुम्हें यहाँ पे खत्म करने वाला है। ये सुनकर वांग लिन भी थोड़ा हैरान होते हुए वापस अपनी इमॉर्टल पकोड़ा टावर वाली सील के अंदर आ गया था। और वहाँ पे अपने इमॉर्टल पकोड़ा टावर की सेलेस्टियल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए माता सीतू नान के ऊपर हमला भी कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि लियाओ फैन और उसका आर्टिफैक्ट वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे। जो देखकर लियाओ फैन जल्दी से अपने हाथ को उठाकर वहाँ से भागने लगा था, जो देखकर वांग लिन तो ना में अपना सर हिलाते हुए कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। और ये कहते हुए वांग लिन अपने हेवनली पल के अंदर मौजूद माता सीतू नान के सामने आ चुका था। और वो वहाँ पे अपनी वाइन पीकर माता सीतू नान से बातें करते हुए कहने लगा था, इसका मतलब है कि आपने मुझसे जो कुछ भी कहा था वो सब बिल्कुल सच था। वाकई वह मिलियन स्टार बर्ड के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर है। अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ भी करके आपके उस हाथ को वापस लाना होगा। और ये कहते कहते वांग लिन को वहाँ पे एहसास होता है कि वहाँ पे 10 साल का समय पूरा हो चुका था, यानी कि अब उसे रेड बटरफ्लाई के साथ मुकाबला करना था। और जैसे ही वांग लिन वहाँ पे अपने हेवनली पल से बाहर आता है तो एक मैसेंजर के जरिए उसे वहाँ पे ये पैगाम भी दे दिया गया था कि उसका 10 साल का समय पूरा हो चुका है और अब उसे रेड बटरफ्लाई के साथ बैटल करनी ही होगी। अब उस मैसेज को सुनकर वांग लिन वहाँ की सारी जिम्मेदारी मास्टर लूफी को सौंपते हुए वहाँ से जाने लगा था। लेकिन वांग लिन को जाते हुए देखकर ज़ारू की आंखों से अचानक से आंसू बहना शुरू हो गए थे और वो जल्दी से वांग लिन के पीछे जाकर उसे वहाँ पे हक करते हुए कहती है, अंकल वांग लिन, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप बिल्कुल सही सलामत जिंदा वापस लौटेंगे। जिस पे वांग लिन भी वहाँ पे बहुत ही प्यार के साथ उसके आंसू को साफ करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, जैसा तुम कह रही हो बिल्कुल वैसा ही होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें स्नो कंट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लियाओ फैन ने अपने मास्टर के पास आते हुए उसे वांग लिन यानी ज़ेंगली के बारे में सब कुछ बता दिया था। असल में उस मास्टर ने ही लियाओ फैन को वांग लिन के पास भेजा था उसके पास के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वही लियाओ फैन की इन सारी बातों को सुनकर तो हम देखते हैं कि उसके मास्टर ने वहाँ पे ठान
लिया था कि वांगलिन चाहे रेड बटरफ्लाई से जीते या हारे, पर वो वांगलिन को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम उस वॉइड के अंदर जिनजी और उसके मास्टर को ही देखते हैं, जहाँ वो मास्टर अपने मरने की कगार पे पहुंच चुका था। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने एक और पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से वही ओल्ड मैन निकल कर बाहर आता है, जिसने वांगलिन को उसकी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में सिखाया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांगलिन का 10 साल का समय पूरा हो चुका था, जिसके चलते अब उसे अपने वादे के मुताबिक रेड बटरफ्लाई के साथ एक डेथ बैटल लड़नी थी। और उसके लिए वर्मिलियन कंट्री के एक मैसेंजर संदेश लेकर भी आ चुका था, जिसे लेकर वांगलिन भी ज़ारू को अलविदा कहते हुए वर्मिलियन कंट्री की तरफ ही जाने लगा था। लेकिन वांगलिन वहाँ से जा पाता उससे पहले ज़ारू उससे लिपट कर वहाँ पे रोते हुए उससे कहने लगी थी, अंकल वांगलिन, आपको मुझसे वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए आप सही सलामत लौट कर वापस आएंगे। ज़ारू की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन को भी ज़ारू के अंदर आज मूवमेंट की ही झलक दिखाई देने लगी थी। खैर उसे वादा करने के बाद वांगलिन भी उस मैसेंजर के साथ वर्मिलियन कंट्री की तरफ रवाना हो चुका था, जिसके बाद यही से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वर्मिलियन कंट्री का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरे से होते हुए वो मैसेंजर भी वांगलिन को लेकर वहाँ पे पहुंच चुका था, जहाँ पे एक लेडी मास्टर ऑलरेडी उन दोनों को इंतजार कर रही थी, जिसे देखकर वो मैसेंजर जल्दी से उसके सामने अपना साथ झुकाते हुए उसे वहाँ पे ग्रीट करता है। वही उस लेडी मास्टर का नाम था मिस बाइजू, जो कि इमॉर्टल पाथ क्लैन से बिलोंग करती थी, जिसका कल्टीवेशन लेवल लेट स्टेज ऑफ डाइटी ट्रांसफॉर्मेशन था। जो कि वांगलिन को वहाँ पे बहुत ही गौर से देखते हुए उससे कहती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही हैं वो ज़ेंगली जिसके चर्चे चारों तरफ फैल चुके हैं। जिसपे वांगलिन भी वहाँ पे आगे आते हुए उसे ग्रीट करता है, जो देखकर मिस बाइजू भी उसे वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मैं इमॉर्टल पाथ क्लैन से बिलोंग करती हूँ और मेरा नाम है बाइजू। मास्टर ने आपके मैटर की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, तो इसलिए अब यहाँ से आगे मैं ही आपको ले जाने वाली हूँ। और ये कहकर मिस बाइजू ने वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दो क्रेन्स को भी समन कर लिया था, जिससे होते भी वो लोग अपने आगे का सफर कंटिन्यू करने वाले थे। खैर वांगलिन भी वहाँ पे उस क्रेन से होता हुआ मिस बाइजू के पीछे पीछे जाने लगा था, वर्मिलियन कंट्री की खूबसूरती को निहारते हुए, जिसे देखकर वांगलिन भी अपने मन ही मन में इंप्रेस होते हुए कहता है, उस जेट स्लिप के अंदर जितना कुछ मैंने वर्मिलियन कंट्री के बारे में पढ़ा था, असल में तो ये उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वहीं वांगलिन अभी वहाँ पे खूबसूरत नजारों को देखने में मसरूफ था कि मिस बाइजू वहाँ पे वांगलिन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, मुझे तो लगा था कि ज़ेंगली कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टीवेटर होगा, लेकिन इससे मिलने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि ये तो बस एक मामूली सा कल्टीवेटर है, जिसे खामखा ही लोगों ने अपने सर पे चढ़ा रखा है। पर वो बेचारी भी कहाँ जानती थी कि कोई भी वांगलिन को पहली नजर में देखकर उसके टैलेंट के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकता। खैर वो वहाँ पे वांगलिन को अपने वर्मिलियन कंट्री के बारे में बताते हुए कहती है कि आप जो इस लैंड वैली को देख रहे हैं, ये हमारे वर्मिलियन प्लेनेट का सबसे बड़ा लैंड है, जो कि वर्मिलियन प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे टोटल 4 कल्टीवेशन कंट्रीज मौजूद है, जिनमें से सबसे पहली वर्मिलियन कंट्री जहाँ पे हम लोग अभी मौजूद है, दूसरी ग्रीन ड्रैगन है, तीसरी थाउजेंड फैंटेसी और चौथी पीलू कंट्री है। लेकिन इन चारों में से सिर्फ हमारी वर्मिलियन कंट्री ही एक 6 लेवल की कल्टीवेशन कंट्री है, जो कि वर्मिलियन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। इसलिए हमारी वर्मिलियन कंट्री का स्टेटस भी बाकी सभी कंट्रीज से हाई है। मिस बाइजू की ये सारी बातें सुनकर वांगलिन भी वहाँ पे अपने मन में कहता है कि वर्मिलियन कंट्री के अंदर पैदा होने वाला एक आम से आम कल्टीवेटर भी खुद को बाकी लोगों से बहुत ज्यादा सुपीरियर समझता है। और मिस बाइजू की बातों से साफ साफ पता भी चल रहा है कि बाकी यहाँ पे ऐसा ही होता होगा। वांगलिन भी वहाँ पे मिस बाइजू से सवाल करते हुए पूछता है कि वर्मिलियन कंट्री के अंदर टोटल कितने सेक्ट्स हैं, जिसपे मिस बाइजू भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि हमारी वर्मिलियन कंट्री को 3 मेजर क्लैंस पे डिवाइड किया गया है, हेवनली जेड सेक्टर, अर्थ सोल सेक्टर और हमारा इमॉर्टल पाथ सेक्टर। और इन तीनों में से हर एक सेक्ट के पास अपने एक एसेंडेंट लेवल का गार्डियन एल्डर मौजूद है, जो कि उनकी सेक्ट की रक्षा करता है। लेकिन उनमें से भी सबसे ज्यादा हाई लेवल ज़ू क्यू जी का है। ज़ू क्यू जी नाम सुनकर वांगलिन वहाँ पे मिस बाइजू से सवाल करते हुए पूछता है कि उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है, जिसपे मिस बाइजू बहुत ही ज्यादा प्राउड के साथ जवाब देते हुए वांगलिन को बताती है कि ज़ू क्यू जी इकलौता ऐसा कल्टीवेटर है जो कि हमारे वर्मिलियन प्लेनेट में होते हुए ग्रेट साइकिल असेंडेंट स्टेज को अचीव कर चुका है, पर अब वो वर्मिलियन प्लेनेट में बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलता है। इवन मुझे भी उसे देखते हुए काफी साल गुजर गए। और इसी तरह वो लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए हेवनली जेड सेक्ट के पास पहुंच चुके थे, जहाँ से जैसे ही वो लोग गुजरने लगते हैं तो वांगलिन को वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट और महसूस होता है। जैसे महसूस करके जब वांगलिन वहाँ पे ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे रेड बटरफ्लाई खड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि काफी गुस्से से वहाँ पे वांगलिन को ही घूरे जा रही थी। जो देखकर मिस बाइजू वहाँ पे वांगलिन को बताती है कि ये हेवनली जेड सेक्ट है और शायद आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन लिटिल सिस्टर रेड बटरफ्लाई को हेवनली जेड सेक्ट ने अपना नया डिसेबल बना लिया है। और जहाँ तक मुझे अंदाजा है हमारे इमॉर्टल
पाथ क्लैन के मास्टर भी आपको अपने क्लैन का नया डिसेबल बनाने वाले हैं। और हाँ, आज से पूरे 7 दिनों के बाद आपका डेथ मैच होने वाला है। आप इस मैच को लेकर कॉन्फिडेंट तो है ना? जिसपे वांगलिन उसे वहाँ पे कोर्ट रूम में जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसपे मिस बाइजू भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है कि जैसा कि मैंने सोचा था। वैसे ब्रदर ज़ेंगली, आपको मेरे साथ इतना ज्यादा हमल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप बिला झिझक मेरे साथ कोई भी बात कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी के लिए हमारे इमोर्टल पाथ क्लैन के मास्टर अपनी कल्टीवेशन के लिए कहीं गए हुए हैं, इसलिए अभी के लिए वो आपसे नहीं मिल सकते। पर अगले 7 दिनों तक आप हमारे इमोर्टल पाथ क्लैन में ही रहने वाले हैं। और जब मास्टर वापस लौटेंगे तो वो खुद ही आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। और ये कहते हुए मिस बाइजू वांगलिन को लेकर अपने इमोर्टल पाथ क्लैन में आ चुकी थी, जो कि दिखने से तो काफी ज्यादा बड़ा और खूबसूरत दिखाई दे रहा था। और ऊपर से वहाँ पे वांगलिन के रुकने का इंतजाम पहले से ही कर दिया गया था। और एक सर्वेंट उसे वहाँ पे रास्ता दिखाते हुए उसे उसका रूम दिखाता है, जो कि रूम कम और जेल ज्यादा लग रहा था। ऊपर से वांगलिन वहाँ पे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल भी महसूस कर रहा था। वहीं वो सर्वेंट भी वांगलिन को वहाँ पे छोड़कर खुद वहाँ से जाते हुए वांगलिन को देखकर अजीब सी स्माइल करने लगा था। और जाते जाते वांगलिन के रूम का दरवाजा भी बंद कर गया था, जिसके जाते ही वांगलिन वहाँ पे सीरियस होते हुए खुद से ही कहता है कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मुझे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। मुझे लगता है ये सभी लोग मुझे कैदी मान रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने मुझे रुकने के लिए ऐसा अजीब सा रूम दिया है। खैर, वांगलिन वहाँ पे इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी कल्टीवेशन में लग गया था। और सबसे पहले तो वो वर्मिलियन कंट्री का मैप बनाते हुए उसे अपनी जेट स्लिप के अंदर रखता है। और वहाँ पे खुद से ही कहता है कि अब क्योंकि इस बैटल को अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो मुझे पहले से ही खुद को इस बैटल के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि इस वर्मिलियन कंट्री के अंदर मुझे मारने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। ऊपर से सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि ज़ूकी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैंने रेड बटरफ्लाई का एक हाथ काट दिया था। उसने उल्टा हम दोनों के डेथ बैटल को पोस्टपोन करते हुए हम दोनों को ही मेजर सेट के अंदर भेज दिया। क्या वो हम दोनों में से किसी एक को अपना डिसेबल बनाना चाहता है? और क्या इसका फैसला वो हमारी फाइट से करने वाला है, या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? और अभी वांगलिन अपने सोल्सी रेलम के अंदर बैठा हुआ ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे अपने रूम के अंदर किसी और कल्टीवेटर का ऑरा भी महसूस होता है, जिसे महसूस करके वांगलिन भी जल्दी से वहाँ पे वापस आ गया था। और जब वांगलिन वहाँ पे अपने सामने की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ दिखाई देता है, जो कि मजे से वहाँ पे बैठा हुआ अपने चाय का कप भर रहा था। उसे देखकर वांगलिन भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, ये पर्सन मेरे रूम में कब आया, मुझे उसकी भनक तक भी नहीं लगी। जरूर से इसका कल्टीवेशन लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल से भी ज्यादा होगा। वहीं वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि इमोर्टल पाथ क्लैन का मास्टर ली ह्यून लोंग था, जो कि सेनेट लेवल के अर्ली स्टेज पे था। वहीं मास्टर ली ह्यून को देखकर वांगलिन भी अपना हाथ पीछे ले जाते हुए अपने अटैक को रेडी कर लेता है। और खुद से अंदाजा लगाते हुए कहता है कि ये इमोर्टल पाथ क्लैन का मास्टर ही तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही मुझसे मिलने के लिए आने वाला था। जबकि मास्टर ली ह्यून की बॉडी से निकलने वाला ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि हम देखते हैं कि उसके ऑरा प्रेशर की वजह से आसपास का स्पेस भी वहाँ पे डिसॉल्व होने लगा था। और जैसे वो वहाँ पे अपनी चाय खत्म करने के बाद अपनी चाय का कप नीचे रखता है तो वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि सारी लाइट्स वहाँ पे खुद ब खुद ही बंद हो गई थी। और उसी के साथ साथ वांगलिन का वो अटैक भी खुद ब खुद ही सप्रेस हो चुका था, जिसके बाद तो वहाँ पे चारों तरफ शांति छा चुकी थी। और ये सब देखकर वांगलिन भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। खैर, मास्टर ली ह्यून वहाँ पे वांगलिन से कोई भी बात किए बगैर चुपचाप उसके रूम का दरवाजा खोलते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जिनके जाते ही वांगलिन वहाँ पे उनके टेबल के पास आ गया था, जहाँ टेबल के ऊपर थोड़ी चाय गिरी हुई थी, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे एक वर्ड का रूप लेना शुरू कर दिया था, जो कि वांगलिन के लिए मास्टर ली ह्यून का ही एक पैगाम था। उन्होंने वहाँ पे वांगलिन के लिए लिखा था कि अगर तुम उस डेथ मैच को जीत जाते हो तो ये मत सोचना कि तुम जिंदा बच जाओगे, पर अगर तुम उस मैच को हार जाते हो तो तुम्हें उसी समय मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब यहाँ तो वांगलिन एक अजीब सी सिचुएशन में फंस चुका था। वो हारे या जीते उसका मरना तय था, पर अगर वो इस डेथ मैच को जीत जाता तो उसके जीतने के कुछ चांसेस बाकी थे। खैर, उसके बाद सीन चेंज होता है। हमें डेथ मैच वाले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग मार्शल अरीना के अंदर इकट्ठा हो चुके थे। और इस डेथ मैच के लिए दो एसेनेट लेवल के एल्डर्स भी वहाँ पे आए हुए थे, जिन्हें देखकर लोग वहाँ पे आपस में खुसर फुसर करते हुए कहने लगे थे, यकीन नहीं हो रहा कि इस मैच के लिए खुद एसेनेट लेवल के एल्डर्स यहाँ पे आए हुए हैं। जिस पे एक दूसरा डिसेबल उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि उन्हें तो इस मैच के लिए आना ही था, क्योंकि ये मैच बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। एक तरफ है प्राइड ऑफ हेवन रेड बटरफ्लाई, जबकि उसका मुकाबला करने वाला है ज़ेंगली, जो कि वर्मिलियन बर्ड स्टार का नया टैलेंट है और न्यू जनरेशन के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। इसलिए ये फाइट अपने आप में ही बहुत ज्यादा खास होने वाली है। इवन कुछ डिसेबल्स को तो वहाँ पे सबसे कोई मतलब ही नहीं था, वो तो बस जल्द से जल्द इस मैच को शुरू होते हुए देखना चाहते थे, लेकिन वो मैच वहाँ पे शुरू हो पाता उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक से ऊपर आसमान में फायरी और फैलने लगा था। और देखते ही देखते उस फायर ने वहाँ पे एक पोर्टल का रूप लेना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे वो पोर्टल वहाँ पे बंद कर क्रिएट हो रहा था, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोगों ने अपना साथ झुकाना शुरू कर दिया था। और मास्टर ज़ूकी कहते हुए वहाँ पे सभी लोग उनका स्वागत करने लगे थे। इवन रेड बटरफ्लाई और वांगलिन ने भी वहाँ पे उनके सामने अपना साथ झुका लिया था। ये था वर्मिलियन कंट्री के अंदर मास्टर ज़ूकी का खौफ। और तभी अचानक से वहाँ पे इस पोर्टल के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल तेज और रिलीज होता है, जिसके साथ ही मास्टर ज़ूकी अपने 2 डिसेबल्स के साथ निकल कर बाहर आते हैं। मास्टर ज़ूकी वर्मिलियन प्लेनेट के 14th जनरेशन के मास्टर थे, जो कि ग्रेट साइकिल एसेनेट स्टेज पे पहुंच चुके थे। वहीं मास्टर ज़ूकी की ऐसी कमाल की एंट्री देखकर तो सभी लोग वहाँ पे हैरान हो चुके थे। और तभी मास्टर ज़ूकी भी वहाँ पे बाहर आकर कोल्ड टून में वहाँ पे उन सभी से कहते हैं उठ जाओ। और उनके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि सभी लोग अपना अपना सर वापस ऊपर उठा लेते हैं, जिसके बाद मास्टर ज़ूकी अपने दोनों डिसेबल्स के साथ धीरे धीरे अपने सिंहासन की तरफ
बढ़ने लगे थे, जिन्हें वांगलिन वहाँ पे बहुत ही गौर से देखते हुए अपने मन में कहता है, ये पर्सन तो दिखने से बिल्कुल युनकुजी की तरह दिखाई दे रहा है। खैर उनकी एक डिसेबल भी वहाँ पे वांगलिन को काफी गुस्से से घूर रही थी और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए माता ज़ूक्यू अपने सिंहासन के पास पहुंच जाते हैं और जैसे वो वहाँ पे अपने सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हैं तो तब जाकर बाकी सभी लोग कहीं चैन की सांस लेते हैं, जबकि उनको दोनों डिसेबल्स भी उनके अगल बगल में आकर खड़े हो गए थे। अब ये देखकर तो सभी डिसेबल्स के बीच में एक बार फिर से खुसर फुसर शुरू हो चुकी थी। वो सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे कि यकीन नहीं हो रहा कि इस मैच के लिए खुद माता ज़ूक्यू यहाँ पे आए हैं। ये मैच इतना ज्यादा खास होगा, ये तो हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। और वो देखो, वो तो दोनों माता ज़ूक्यू के खास डिसेबल्स है, जिनमें से मेल डिसेबल का नाम था क्यान फेंगे, जो कि माता ज़ूक्यू को फर्स्ट डिसेबल होने के साथ साथ सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की मिडिल स्टेज पे पहुंच चुका था। वहीं फीमेल डिसेबल का नाम था लियोमी, जो कि माता ज़ूक्यू की सेकंड डिसेबल थी और सेम वो भी वहाँ पे क्यान फेंग की ही तरह सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की मिडिल स्टेज में पहुंच चुकी थी। और इस सब के चलते आज का ये डेथ मैच और भी ज्यादा खास और कमाल का हो जाने वाला है। और तभी अचानक से माता चू यूनफी, जो कि हेवनली जेट सेट के एंसेस्टर थे और एसेंडेंटरी एलएम के अर्ली स्टेज पे पहुंच चुके थे, वो वहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि अब इस मैच को स्टार्ट किया जाए। और ये कहते हुए माता यूनफी ने वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डुअल अरीना को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्मिलियन बर्ड है और तभी उसी डुअल अरीना के अंदर ही चला गया था। अब ये अनाउंसमेंट सुनते ही हम देखते हैं कि वांगलिन और रेड बटरफ्लाई भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए बैरन माउंटेन्स के डुअल अरीना के अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि वर्मिलियन कंट्री का एक खास अरीना था, जिसके अंदर एंटर होते ही वांगलिन अभी वहाँ पे उस डुअल अरीना को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसे चारों तरफ से आइसियोरा अपनी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देता है, जिससे बचते हुए वांगलिन ऊपर हवा में जंप करके आता और देखते देखते उस आइसियोरा ने वहाँ पे एक बहुत बड़े बीच का रूप ले लिया था, जिसने वहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली वांगलिन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे पीछे धकेल दिया था। अब उस हमले को देखकर वांगलिन भी वहाँ पे समझ चुका था कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि रेड बटरफ्लाई का ही है। और रेड बटरफ्लाई भी ऊपर हवा में आते हुए वांगलिन से कहती है, ज़ेंगली मरने के लिए रेडी हो जाओ। और ये कहकर उसने लगातार वहाँ पे अपने आइस बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए वांगलिन के ऊपर जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया था, जिसका मुकाबला करने के लिए वांगलिन भी जल्दी से अपने स्पेशल ऑरा को रिलीज करते हुए वहाँ पे अपने ब्लैक ड्रैगन्स को समन कर लेता है। लेकिन जैसे ही उसके ब्लैक ड्रैगन्स जाकर वहाँ पे उस आइस बीस्ट के साथ टकराते हैं तो इस टकराव के चलते वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसका वहाँ पे उस आइस बीस्ट के ऊपर तो ज्यादा असर नहीं हुआ था, लेकिन वांगलिन के ब्लैक ड्रैगन्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गए थे, जो देखकर वांगलिन भी वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, ये तो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। अगर मुझे इसे यहाँ पे खत्म करना है तो मुझे सिर्फ एक ही स्ट्राइक में से खत्म करना होगा, लेकिन जब तक मुझे मौका नहीं मिल जाता तब तक मुझे इसी तरह से यहाँ पे इसका ध्यान भटकाना होगा। वहीं वांगलिन को इस तरह से परेशान होते हुए देखकर रेड बटरफ्लाई वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, ये हमारी स्नो कंट्री का एक बहुत ही ज्यादा खास टायर है, जिसे रिफाइन करने में ही हमें 500 साल से ज्यादा का समय लग गया था और हमारी स्नो कंट्री के अंदर ये आइस बीस्ट गोड के नाम से जाना जाता है। और ये कहकर रेड बटरफ्लाई वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपनी ब्लड सोर्ड को बाहर निकालते हुए वांगलिन से कहती है, आए तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाले। और ये कहकर उसने वहाँ पे अपने ब्लड लॉन्ग सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से वांगलिन के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे वांगलिन भी माता क्यू की दी हुई डिफेंस मैजिकल बेल का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश करने लगा था। और उससे वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल सोनिक वेव जनरेट होती है कि एक पल के लिए तो रेड बटरफ्लाई के साथ साथ आइस गॉड के सर में भी पेन होने लगा था, जो देखकर तो आइस गॉड ने गुस्से से आगे बढ़ते हुए दोबारा से वांगलिन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जबकि उसकी डिफेंस मैजिकल बेल्स वहाँ पे रेड बटरफ्लाई की ब्लड सोर्स को रोक रही थी। और आइस गॉड आगे बढ़ते हुए लगातार वहाँ पे वांगलिन के ऊपर हमले किए जा रहा था। इवन वो वहाँ पे वांगलिन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खाने ही वाला था कि वांगलिन अपनी डिफेंस मैजिकल बेल्स का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से सोनिक वेव को रिलीज करता है, जिसके चलते आइस गॉड को एक बार फिर से अपने सर में पेन होने लगा था। और इस मौके का फायदा उठाकर वांगलिन वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भागने में भी कामयाब हो गया था। लेकिन अभी वांगलिन वहाँ पे थोड़ी ही दूर गया था कि आइस गॉड दोबारा वहाँ पे आजाद होते हुए पीछे से वांगलिन के ऊपर हमला करने लगा था। और अब तो उसका साथ देने के लिए रेड बटरफ्लाई भी वहाँ पे आ चुकी थी और उन दोनों के लगातार हमलों की वजह से वांगलिन लगातार वहाँ पे पीछे खिसकता चला जा रहा था, जबकि उसकी ब्लड सोर्स लगातार वहाँ पे उसकी मैजिक बेल्स के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाती है। और इसी बीच रेड बटरफ्लाई ने भी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक वेपन का इस्तेमाल करते हुए वांगलिन को उसके अंदर ट्रैप कर दिया था, जो देखकर तो बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। और वो सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे, क्या ये मैच इतनी जल्दी खत्म हो गया। जबकि दूसरी तरफ रेड बटरफ्लाई भी वहाँ पे स्माइल करते हुए वांगलिन से कहती है, ज़ेंगली तुम हार गए। लेकिन उसकी गलतफहमी बहुत ही जल्द दूर हो जाती है, क्योंकि वांगलिन ने उसके मैजिक वेपन के अंदर ट्रैप होने से पहले ही अपने मैजिकल आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था। और रेड बटरफ्लाई की ये बात सुनकर वांगलिन वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ उसके मैजिक वेपन को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आ गया था और गोल्टून में उससे कहने लगा था, ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं इतनी आसानी के साथ नहीं मरने वाला, ये फाइट तो अभी बस शुरू ही हुई है। और ये कहते हुए वांगलिन वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपने फॉरबिडन फ्लैग को भी बाहर निकाल लेता है, जिसके साथ वो वहाँ पे अपनी लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर को भी मैच कर देता है, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि फॉरबिडन फ्लैग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर ऑरा निकलने लगा था, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे हेवनली टर्बुलेशन को भी समन कर लिया था। और उस हेवनली टर्बुलेशन को कंट्रोल करते हुए वांगलिन ने सीधा वहाँ पे रेड बटरफ्लाई के ऊपर हमला भी कर दिया था, जिसे रोकने के लिए रेड बटरफ्लाई भी जल्दी से अपने डिवाइन फ्लावर की सिक्स सेंस का इस्तेमाल करती है। लेकिन वांगलिन के ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसका सिक्स सेंस भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। ऊपर से वांगलिन की लाइफ एंड डेथ डोमेन ने भी उसे
उसे वहाँ पे चारों तरफ से घेर रखा था, जिससे रेड बटरफ्लाई अपनी जान बचाते हुए बहुत ही मुश्किल से वहाँ से भागने लगी थी और साथ ही साथ वहाँ पे परेशान होते हुए अपने मन में ये भी कहने लगी थी, अगर मैं यहाँ पे इसकी लाइफ एंड डेथ डोमेन का मुकाबला करती हूँ तो इसकी हेमली एवोल्यूशन मुझे हिट कर जाएगी, और अगर मैं यहाँ पे इसकी हेमली एवोल्यूशन का मुकाबला करती हूँ तो ये अपनी लाइफ एंड डेथ डोमेन के अंदर मुझे फंसा लेगा। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं तो दोनों तरफ से फंस चुकी हूँ। हालांकि वो वहाँ पे लगातार हेमली एवोल्यूशन के ऊपर हमला करते हुए उसे रोकने की कोशिश भी बहुत ज्यादा करती है, लेकिन उसकी किसी भी अटैक का वहाँ पे हेमली एवोल्यूशन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। और इसी बीच रेड बटरफ्लाई को वहाँ पे उस खतरे से बचाने के लिए आइस गॉड बीच में आ चुका था, जो कि ना सिर्फ वहाँ पे वांगलिन की लाइफ एंड डेथ डोमेन को अपने ऊपर ले लेता है, बल्कि उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे हेमली एवोल्यूशन के अटैक को भी अपने ऊपर ले लिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था और उसका स्क्वाड भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था, जो देखकर तो रेड बटरफ्लाई वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है नहीं, पर तब तक तो वहाँ पे सब कुछ शांत हो चुका था। इवन वांगलिन की समन की हुई हेमली एवोल्यूशन भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। और ये कमाल का सीन देखकर तो अब सभी लोगों को वहाँ पे उस मैच में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। इवन हम देखते हैं कि मास्टर ज़ेन क्यू के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी, जबकि डुअल अरीना के अंदर रेड बटरफ्लाई वहाँ पे चिल्लाती हुई वांगलिन से कहती है, तुमने मुझे अपने इस मैजिक वेपन को इस्तेमाल करने के लिए फोर्स कर दिया। और ये कहकर रेड बटरफ्लाई जल्दी से वहाँ पे अपने पास से एक सोल लैशर मैजिक वेपन को बाहर निकालकर उसकी मदद से वहाँ पे वांगलिन के ऊपर हमला करते हुए उसकी पैरामोडियल सोल को ही वहाँ पे उसकी बॉडी से अलग कर देती है। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि वांगलिन को समझने का मौका ही नहीं मिला था, लेकिन उसकी पैरामोडियल सोल जल्दी से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वापस अपनी बॉडी के अंदर आ जाती है। और अपनी बॉडी में वापस आने के बाद वांगलिन खुद भी वहाँ पे हैरान होकर उस सोल लैशर को देखते हुए कहने लगा था, आखिर ये किस तरह का मैजिक वेपन है। और सेम रिएक्शन वहाँ पे ऑडियंस का भी था, वो भी वहाँ पे सोल लैशर को देखकर हैरान होते हुए कहने लगे थे कि आखिर ये किस तरह का खतरनाक मैजिक वेपन है जिसने अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ ज़ेंग ली को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया। जबकि बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि मास्टर ज़ेन क्यूजी वहाँ पे माता यूनफी से कहते हैं, ये सोल लैशर तो हेमली जेट सेट का मेन ट्रायर है ना, तो फिर ये इस लड़की के हाथों में क्या कर रहा है। जिस पे मास्टर चू यूनफी जल्दी से अपने घुटनों पे आकर मास्टर ज़ेन क्यूजी से माफी मांगते हुए उनसे कहते हैं, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, एक बार ये डेथ मैच खत्म हो जाए उसके बाद मैं पर्सनली इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा कि आखिर हमारे हेमली जेट सेट का मेन टायर इस लड़की के हाथों में कैसे आ गया, और आपको प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। वहीं अपने सटर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई का साथी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। वो परेशान होते हुए अपने मन में कहता है तो रेड बटरफ्लाई का कहना बिल्कुल ठीक था, ये ज़ेंग ली वाकई हेमली एवोल्यूशन को समन कर सकता है। मुझे जितना जल्दी हो सके जूनियर सिस्टर से सोल लैशर मैजिक वेपन को वापस लेना होगा, वरना तो हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जबकि डुअल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि आइस गॉड वहाँ पे सोल लैशर का इस्तेमाल करते हुए लगातार वहाँ पे वांगलिन के ऊपर हमले किए जा रहा था, जिससे डॉज करते हुए वांगलिन भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव कर रहा था, जो देखकर तो रेड बटरफ्लाई वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी थी, मैं भी देखती हूँ कि अब तुम कहाँ तक बचकर भाग पाते हो। जबकि वांगलिन भी अब लगातार पे उस सोल लैशर के हमलों को झेलते झेलते बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। ऊपर से सोल लैशर का हर एक अटैक सीधा वहाँ पे उसकी सोल को इंजर्ड कर रहा, जिसके चलते तो धीरे धीरे वांगलिन का डिवाइन एसेंस भी कमजोर होता चला जा रहा था। इसलिए वांगलिन ने वहाँ पे इसका मुकाबला करने के लिए जल्दी से अपने सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को बाहर निकाल लिया था और खुद उससे बचते हुए वहाँ पे आगे की तरफ भागने लगा था। लेकिन अभी तक भी वांगलिन को वहाँ पे अपने गॉड शूटिंग चैरियट को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए था। और ये सोचकर वांगलिन वहाँ पे अपने मन में कहता है, जब तक गॉड शूटिंग चैरियट एक्टिवेट नहीं हो जाता तब तक मुझे यहाँ पे कुछ और करना होगा। और ये कहकर उसने जल्दी से वहाँ पे रेड बटरफ्लाई के हाथ को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जैसे ही रेड बटरफ्लाई का हाथ वहाँ पे खत्म होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि आइस गॉड भी एक पल के लिए अपनी जगह पे रुक गया था, जबकि रेड बटरफ्लाई की अपनी हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन हम देखते हैं कि उसके मुंह से वहाँ पे खून भी निकलने लगा था, पर अभी तक भी वांगलिन का गॉड शूटिंग चैरियट पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हो पाया था, जो देखकर वांगलिन जल्दी से अपनी सेलेस्टियल इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे आइस गॉड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश से हमला करते हुए उसका पूरा एक हाथ ही वहाँ पे काट देता है। और तब तक हम देखते हैं कि उसका गॉड शूटिंग चैरियट भी पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका था। और ऐसा होते ही वांगलिन वहाँ पे उसे एक्टिवेट करते हुए अपने सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को चेन से आजाद कर देता है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक दहाड़ के साथ वहाँ पे आइस गॉड के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था और लगातार वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर चारों तरफ से वहाँ पे आइस गॉड के ऊपर हमले करने लगा था, जो देखकर तो रेड बटरफ्लाई भी वहाँ पे परेशान होते हुए अपने मन में कहती है, पहले मुझे लगता था कि ये ज़ेंग ली बस मेरे लिए कीड़े के बराबर है, लेकिन अब तो ये यहाँ पे मुझे बराबरी की टक्कर देने लगा है। मुझे तो लगा था कि अपने आइस गॉड और इस सोल लैशर के साथ है मैं एक ही झटके के साथ इस ज़ेंग ली की जान ले लूंगी, लेकिन यहाँ पे तो पासा उल्टा पड़ता जा रहा है। इवन आज का ये मैच है इमोर्टल रियला में होने वाले मैच से भी मुझे ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अगर फेंग यूशेन ने मुझे सोल लैशर नहीं दिया होता तो अब तक तो ये ज़ेंग ली न जाने मुझे कब का हरा चुका होता, पर अब तो मेरा आइस गॉड भी यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से कमजोर हो चुका है। तो क्या इसका मतलब है कि इस बार वाकई मैं ज़ेंग ली से हारने वाली हूँ? पर अभी रेड बटरफ्लाई वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि आइस गॉड वहाँ पे सोल लैशर का इस्तेमाल करते हुए सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को भी दोबारा गॉड शूटिंग चैरियट के अंदर वापस भेज देता है। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर
सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे अपनी सेलेस्टियल इमोर्टल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए आइस गॉड के ऊपर अचानक से हमला करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से ही खत्म कर दिया था। जो देखकर रेड बटरफ्लाई गुस्से से वहाँ पे चिल्लाती हुई वांग लिन से कहती है, भले ही मैं फ्यूचर में सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू ना कर पाऊं, लेकिन आज तुम्हें मैं यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। और ये कहकर रेड बटरफ्लाई वहाँ पे अपनी सोल सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल को अपनी बॉडी से अलग कर देती है। जिसके बाद उन दोनों ने वहाँ पे अपने इमोशनल इंटेंट रियल को एक्टिवेट करते हुए एक साथ ही वहाँ पे वांग लिन के ऊपर हमला कर दिया था। इवन उनका यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा मार्शल अरीना ही वहाँ पे हिल गया था। ये टेक्निक भी रेड बटरफ्लाई को फेंग यूशियन ने ही सिखाई थी ताकि वो फ्यूचर में अपने इमोशनल इंटेंट रियल का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू कर सके। लेकिन अब उसे यहाँ पे इसका इस्तेमाल वांग लिन के खिलाफ करना पड़ रहा था। जो देखकर तो बैटल अरीना के अंदर मौजूद सभी लोग वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। जो देखकर फेंग यूशियन वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए अपने मन में कहने लगा था, मुझे नहीं लगता अभी झेंगली ज्यादा देर तक जूनियर सिस्टर की इमोशनल इंटेंट रियल के सामने टिक पाएगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डुअल अरीना के अंदर वांग लिन वहाँ पे उसके इमोशनल इंटेंट रियल के अंदर पूरी तरह से फंस चुका था, जहाँ पे वांग लिन के ऊपर लगातार हमले होने लगे थे। लेकिन वांग लिन वहाँ पे अपने ऊपर होने वाले हर एक अटैक को बहुत आसानी के साथ काटे जा रहा था। लेकिन तभी रेड बटरफ्लाई वहाँ पे उसकी कमजोरी के ऊपर अटैक करते हुए उसके माता पिता को वहाँ पे समन करती है, जो कि वांग लिन को टाइजू कहकर पुकारा करते थे। और वहाँ पे भी वो टाइजू कहते हुए वांग लिन की तरफ ही आगे बढ़ने लगे थे। और इस मौके का फायदा उठाकर साथ ही साथ रेड बटरफ्लाई वहाँ पे वांग लिन के ऊपर हमले भी करने लगी थी, जिनसे वांग लिन बहुत ही मुश्किल से खुद को वहाँ पे बचा रहा था। जो देखकर रेड बटरफ्लाई अपनी इमोशनल इंटेंट रियल की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिसके चलते तो वांग लिन को वहाँ पे चारों तरफ अपने प्यारे नजर आने लगे थे। जहाँ सबसे पहले उसे मूवमेंट दिखाई देती है, जो जैसे ही उसे आकर वहाँ पे हक करती है तो एक अटैक आकर सीधे वहाँ पे वांग लिन की बॉडी को हिट कर गया था। और तभी अचानक से उसे वहाँ पे सामने डैनियल दिखाई देता है, जो कि मास्टर टैंग जी से बचते हुए भाग रहा था और लगातार वहाँ पे अपने अंकल वांग लिन को अपनी मदद के लिए पुकार रहा था। लेकिन मास्टर टैंग फूजियन उसके ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए वहाँ पे उसकी जान ले लेता है। और इसी तरह वांग लिन को वहाँ पे एक एक करके अपने सारे प्यारों की लाशें दिखाई देने लगी थी, जिसके चलते तो वांग लिन अब पूरी तरह से अपने इमोशंस के अंदर फंस चुका था। अब वो वहाँ पे रेड बटरफ्लाई की किसी भी अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते अब वांग लिन वहाँ पे इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका था कि हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड भी वहाँ पे उसके हाथों से गिर चुकी थी। जो देखकर रेड बटरफ्लाई वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, फैमिली इमोशन के अंदर तुम्हारे जैसा कोई बेवकूफ ही फंस सकता था। और ये कहकर उसने वहाँ पे स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन को पूरी तरह से जगा लिया था। और ऊपर से वहाँ पे सोर्ड ऑफ विजडम का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन की आंखों के सामने उसके सारे प्यारों को जान से मरवाने लगी थी। जो देखकर तो वांग लिन का गुस्सा लगातार वहाँ पे बढ़ता ही चला जा रहा था। इवन हम देखते हैं कि उसकी आंखें गुस्से से वहाँ पे पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और गुस्से से पागल होकर उसने वहाँ पे सोर्ड ऑफ विजडम को उठाकर खुद अपने हाथों से सभी को काटना शुरू कर दिया था। जहाँ इसी तरह सभी को काटते हुए उसने वहाँ पे खून की नदियां बहा दी थी। उस खून की नदी के अंदर उन सभी की सोल्स मौजूद थी जिन्हें वांग लिन ने अभी वहाँ पे काटा था, और उन्होंने वहाँ पे चारों तरफ से वांग लिन को अपने अंदर जगा लिया था। जिस मौके का फायदा उठाकर रेड बटरफ्लाई वहाँ पे अपनी पंप टेक्निक से बहुत ही ज्यादा खतरनाक वांग लिन के ऊपर चलते हुए उससे कहती है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम फैमिली इमोशन में इस तरह से फंस जाओगे। और ये कहकर रेड बटरफ्लाई अपना फाइनल अटैक वहाँ पे वांग लिन के ऊपर चल चुकी थी। जो देखकर तो माता जेन क्यू के साथ साथ सभी लोगों की नजरें भी वहाँ पे वांग लिन के ऊपर आकर ही टिक गई थी। जबकि वांग लिन जो कि लगातार वहाँ पे उस खून की नदी के अंदर डूबता चला जा रहा था, अचानक से धीरे धीरे वो वहाँ पे शांत होना शुरू हो गया था। सबसे पहले उसे अपने माता पिता की आखिरी समय में कही हुई बात याद आती है, जहाँ उन्होंने मरने से पहले वांग लिन से सिर्फ एक ही बात कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे हमेशा अपना ख्याल रखना होगा। और सेम इसी तरह मूवमेंट ने भी मरने से पहले उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोला था। इवन उसके माता सीतू ने भी खुद को कुर्बान करके अपनी जान देते हुए उससे यही बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हमेशा अपना ख्याल रखना होगा। वांग लिन की किस्मत आज तक बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है। उसे जो भी अपना मिला दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा मिला, जिसने हमेशा अपनी जान से बढ़कर वांग लिन की चिंता की। हालांकि उसे कभी भी अपनों का साथ नहीं मिल पाया, लेकिन उसके ज्यादातर तो अपनों ने उसी को ही जान बचाने के लिए अपनी जान दी। और ये सारी बातें याद करने के बाद वांग लिन वहाँ पे कार्टून में कहता है, मेरे प्यारों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए काफी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज यहाँ पे हाथ नहीं मारने वाला। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, क्या ये इससे क्या हो रहा है। तभी वांग लिन वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि शुक्रिया, भले ही तुमने सोर्ड ऑफ विजडम का इस्तेमाल करते हुए मेरे ही हाथों से मेरे ही अपने प्यारों को मरवाया, तुम्हारी वजह से मैं लाइफ एंड डेथ को और भी अच्छी तरह से समझ पाया हूँ। इवन वो पर्सन जो कि अपने सारे इमोशंस को त्याग देता है, वो भी लाइफ एंड डेथ साइकिल से खुद को नहीं बचा सकता। और वांग लिन कैसा कहती है, हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ है उसकी लाइफ एंड डेथ डोमेन उसके पीछे एक्टिवेट हो चुकी थी, जो कि देखने में वाकई काफी ज्यादा कूल लग रहा था। जो देखकर तो बेचारी रेड बटरफ्लाई की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।